तो चलो ये स्टार्ट करो आप प्लेन मिरर से, या थोड़ा सा डिटेल में स्टार्ट कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन के लॉ तो बता दिए थे, प्लेन मिरर से उसको डिटेल में स्टार्ट करो। तो कुछ मतलब रिवीजन टाइप ही रहेगा ये भी, मतलब फास्ट चलेगा ये भी, आपको बता दें कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स जिनका कई बार न्यूमेरिकल्स में यूज करते हो। वो एक ये कि रोटेशन का इफेक्ट, मतलब कि इंसिडेंट रे और मिरर को रोटेट करने के जो इफेक्ट आते हैं वो क्या पड़ते हैं। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे प्लस मिरर प्लस ये नॉर्मल लाइन, तो इनके इफेक्ट बताए जाते हैं आपको कि अगर आप इंसिडेंट रे को किसी भी एंगल से टर्न करते हो, लेट्स से थीटा एंगल से, तो उसका इफेक्ट ये पड़ता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी टर्न कर जाएगी। और अब आपको ये बताना है किस तरफ टर्न करेगी ये रिफ्लेक्टेड, इस फिगर के हिसाब से, क्लॉकवाइज, है ना। ये ठीक है कि अगर आप इंसिडेंट रे को टर्न करते हो तो जितने एंगल से इंसिडेंट रे टर्न होती है एग्जैक्टली उतने ही एंगल से, और अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे टर्न कर जाएगी बाय थीटा एंगल। लेकिन अगर हम मिरर को रोटेट करते हैं कहीं पर, ये जो मिरर है अगर इसको रोटेट करते हो, हाँ, कि अगर आप मिरर को बीटा एंगल से मान लो रोटेट करेंगे, तो जिस डायरेक्शन में मिरर रोटेट होता है रिफ्लेक्टेड रे उसी डायरेक्शन में बाय द डबल एंगल रोटेट कर जाएगी, मतलब इस तरफ ये 2 बीटा एंगल से रोटेट करेगी। तो इंसिडेंट रे की रोटेशन की वजह से रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन सेम एंगल पर होगा अपोजिट डायरेक्शंस में। मिरर के रोटेशन की वजह से रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन डबल एंगल पर इन द सेम डायरेक्शंस। ये पहला कंसेप्ट प्लेन मिरर को लेकर के। दूसरा कंसेप्ट लगाते हो आप प्लेन मिरर्स में जिसका काफी यूज है, वो ये इमेज फॉर्मेशन करते हो जब आप प्लेन मिरर में, तो कुछ ये दिखाते हो प्लेन मिरर में जब इमेज फॉर्मेशन दिखाई जाती है फ्रॉम द फंडामेंटल पॉइंट। तो अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो आप ऑब्जेक्ट ओ दिखाते हो, और उसकी इमेज फॉर्मेशन करने के लिए ये करते हो आप इससे दो तरीके की रेज इसके ऊपर इंसिडेंट कराते हो। एक रे आप दिखाते हो यहाँ से बिल्कुल नॉर्मल डायरेक्शन में, जो रे मिरर पे नॉर्मली स्ट्राइक करती है वो वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है, वो रिफ्लेक्ट करके वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। और एक रे दिखाते हो जो थोड़ा सा किसी एंगल पर इंसिडेंट होती है, और ये रिफ्लेक्ट करके थोड़ा सा एंगल पर जाती है, और उसके बाद दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को आपस में इंटरसेक्ट कराते हो। ये इसका प्रोसेस लगाते हो। तो दो इंसिडेंट रे दिखाते हो आप, एक नॉर्मल इंसिडेंट रे, एक एंगल पर दिखाते हो ऑब्लिक इंसिडेंट रे, दोनों के रिफ्लेक्शंस दिखाते हो, और दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को फिर बैक साइड पर एक्सटेंड कर देते हो। तो इन्हें रिफ्लेक्टेड रेस को बैक साइड एक्सटेंड करेंगे, और दोनों रिफ्लेक्टेड रेस बैक साइड पर जिस पॉइंट पर कट कर जाते हैं उसको हम इसी ऑब्जेक्ट के लिए उसका इमेज पॉइंट कैपिटल आई डिफाइन करते हो, और फिर ये कहते हो कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा ये डी अगर मान ले, तो उतने ही डिस्टेंस पर इमेज भी बैक साइड पर बनती है। रियल वर्चुअल के हिसाब से कैसे देखते हो ये कि रियल है या वर्चुअल है, प्लेन मिरर के केस में अगर बात की जाए तो ये जो डायग्राम बनना है इसके हिसाब से इस इमेज को रियल बोला जाएगा या वर्चुअल इमेज कहा जाएगा एज पर द डायग्राम। तो जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, जो एक पिंक कलर से और एक ये ग्रीन कलर की रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्स कर रहे हैं यहाँ पर। दैट मीन्स कि ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो रिफ्लेक्टेड रेज का रियल इंटरसेक्शन कभी नहीं होगा। तो इनका ये जो इंटरसेक्शन है वो एक इमेजिनरी इंटरसेक्शन पॉइंट है, वर्चुअल इंटरसेक्शन पॉइंट है, जिस वजह से इस इमेज को नाम दो गया वर्चुअल इमेज फॉर दिस ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस बराबर होगा, ये बहुत फंडामेंटल पॉइंट है प्लेन मिरर में, सेम डिस्टेंसेस पर चलते हो आप। पॉइंट नंबर 3 जो इसमें दिखाते हैं, अगर पॉइंट नंबर 3 पर है, पैरेलल मिरर्स में अगर जाते हो आप, कई सारे मिरर्स के कंसेप्ट पे पैरेलल मिरर्स में दिखाओ। तो इसमें कुछ ऐसा दिखाओगे आप, पैरेलल मिरर्स में अगर इमेजेस दिखानी है आपको, डबल मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। लाइक यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है वो, और ये डिस्टेंस इस तरफ से D1 डिस्टेंस है लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से D2, D1 एंड D2 डिस्टेंसेस हैं। इन मिरर्स को आप M1 M2 मान लें। अब इसमें आप रे डायग्राम कैसे दिखाओगे, इनकी इमेजेस कैसे ड्रॉ करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट की जो इमेजेस बनती है, ये तो आपको पता होगा वैसे कि पैरेलल मिरर्स में टोटल नंबर ऑफ इमेजेस अगर पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस इन केस ऑफ पैरेलल। हाँ जी, फाइनाइट।
राइट, इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं इसमें, बट उनका एक पैटर्न होता है, जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा उनको याद होगा, बट बाकी लोग के लिए दिखा दे। इसमें एक रे आप हमेशा दिखाते हो नॉर्मल, तो लाइक अगर हम मिरर 1 की तरफ कोई नॉर्मल रे लेकर के आए, एक नॉर्मल रे, तो इसको मैं बार बार रिफ्लेक्ट नहीं करूंगा। अब देखो इसमें क्या होगा, जो मिरर 1 की तरफ नॉर्मल रे जाएगी ना, ये वापस रिफ्लेक्ट भी इसी लाइन पर होगी, तो इसी लाइन पर ये जाना है, इसी लाइन पर रिफ्लेक्ट होकर के इधर आना है, फिर यहाँ से मतलब ये ऐसे ही ऐसे करता रहेगा, टू एंड फ्रो होती रहेगी ये। यहाँ से रे मिरर 1 पे, वहां से रिफ्लेक्ट करके वापस मिरर 2 पे, मिरर 2 से रिफ्लेक्ट करके फिर से मिरर 1 पे, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ये टू एंड फ्रो करता रहेगा ऐसे ऐसे। हाँ, दूसरी रे आप ये दिखा सकते हो, सेकंड रे हमेशा ये दिखाओगे, लाइक मिरर 1 पे कोई रे जाएगी थोड़े से एंगल पर, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के एंगल पे ही वापस इधर आएगी। तो ये जो रे रिफ्लेक्ट हुई है इसको एक्सटेंड करते हैं बैक साइड पर, और ये जाकर के यहाँ पर फर्स्ट इमेज दिखाते हैं I1। उसके बाद ये रे इधर रिफ्लेक्ट होती है, और एक रे का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये जो दूसरी रे है वो परमानेंट यहाँ से चल रही है, परमानेंट दूसरी रे परमानेंटली इन दो मिरर्स के बीच में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो वो जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है उसको तो आप हमेशा बैक साइड पर एक्सटेंड करके रखोगे, एक रे हमेशा बैक साइड पर एक्सटेंडेड होगी, और बाकी ये ग्रीन वाली जो रिफ्लेक्ट हो रही है इसको पीछे मिलाते चले जाओ, और ये इमेजेस बनती जाएंगी। यहाँ पर I2 इमेज दिखाओगे, फिर ये मिरर M1 पर वापस आकर के वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर इस तरफ आकर के यहाँ पर एक I3 इमेज दिखाओगे, फिर ये इस मिरर M2 से रिफ्लेक्ट करने के बाद वापस इधर पीछे जाकर के I4। इस तरीके से नंबर ऑफ इमेजेस आप दिखाते जा सकते हो, और इनका डिस्टेंस वगैरह सब दिखा सकते हो कितना होगा, डिस्टेंसेस वगैरह सब दिखाई जा सकती है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को यूज करके। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स यूज करेंगे तो ये वाला ट्रायंगल जो देख रहे हो आप और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स बनेंगे, ये दो छोटे वाले ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो फर्स्ट इमेज I1 यहाँ से D डिस्टेंस पे D1 पर, उसके बाद ये वाला ट्रायंगल सिमिलर बनेगा I1, अगर इसको A नाम दे दे तो, और इसको B, तो I1 A B वाला ट्रायंगल और I2 A B वाला ट्रायंगल सिमिलर बनेंगे। तो ये डिस्टेंस I1 से B तक का डिस्टेंस और B से I2 तक का डिस्टेंस बराबर आएगा, यानी ये डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम B टू द I1, जो D1 प्लस D1 प्लस D2, 2D1 प्लस D2। उसके बाद फिर ये जब रिफ्लेक्शन होगा यहाँ से, मान ले इसको कोई C पॉइंट नाम दे देते हैं, तो C I3 और ये वाला ट्रायंगल जो होगा, ये वाला ट्रायंगल प्लस C ये वाला पॉइंट D नाम देते हैं अगर इसको, तो C D और I2 ये सिमिलर होंगे। तो D से I2 तक का डिस्टेंस और D से I3 तक का डिस्टेंस बराबर होगा, यानी ये डिस्टेंस जो आएगा वो D से लेकर के I2 तक का डिस्टेंस 2D1 प्लस D2 प्लस D1 प्लस D2, 3D1 प्लस 2D2। ऐसे इधर जब I4 का डिस्टेंस निकालोगे तो ये भी इसी तरीके से आएगा, डिस्टेंस ऑफ I4। अब वो यहाँ से आएगा तो BI3, 4D1 प्लस 3D2। हाँ जी हाँ ये रहेगा BI3 इक्वल टू BI4। तो ये बेसिकली 4D1 प्लस 3D2, इस तरीके से ये पैटर्न चलता रहता है। ठीक है, और ये पैटर्न जज कर सकते हो, मतलब ऑलरेडी जज किया था पहले, तो जज कर चुके हैं कुछ लोग जो। और एक और रिफ्लेक्शन दिखाते हैं इसमें, एक ऑब्जेक्ट से कुछ रेज ऐसी भी होती हैं जो पहले मिरर M2 की तरफ जाती हैं। तो जो रे पहले M2 की तरफ जाएगी वो पहले M2 से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगी, तो M2 से रिफ्लेक्ट होने के बाद पहली इमेज यहाँ पर बनेगी। ठीक है, इसको हम I1 डैश कह दे रहे, फिर M2 से रिफ्लेक्ट होकर के M2 से रिफ्लेक्ट करके वापस M1 पर जाएंगे, M1 से फिर रिफ्लेक्ट होकर के इधर आएंगे। तो इसको बैक साइड एक्सटेंड करो, यहाँ पर I1 डबल डैश कर दीजिए, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर इसके बैक साइड जाकर के I1 ट्रिपल डैश करके इस तरीके से इमेजेस बनती जाएंगी इसमें। फिर ये रे M1 पर आएगी, M1 से वापस रिफ्लेक्ट होगी, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, इसीलिए इनफाइनाइट इमेजेस बनती है यहाँ पर। और इनकी भी डिस्टेंसेस निकाल सकते हो यार, इनकी डिस्टेंसेस क्या होंगे देखो, इनकी डिस्टेंसेस का पैटर्न देख लो। जो सबसे पहले ये I1 डैश वाला पॉइंट बन रहा I1 डैश, तो जितना डिस्टेंस O से B तक का है उतना डिस्टेंस B से I1 डैश तक का है, यानी कि ये डिस्टेंस जो I1 डैश तक देख रहे हो, B I1 डैश में इसको अलग से कर दूं या फिर यहीं पे लिख दूं, तो ये डिस्टेंस है D2 आ रहा है।
फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के जब ये रे इधर गई तो I1 डैश से एक तरीके से ये डिस्टेंस, मतलब I1 डैश से D तक का डिस्टेंस और D से I1 डबल डैश तक का डिस्टेंस बराबर आएगा। तो I1 डैश से D और D से I1 डबल डैश, तो D से I1 डैश तक का डिस्टेंस आप देख लो D2 प्लस D1, उतना डिस्टेंस D से I1 डबल डैश का होगा। तो I1 डबल डैश तक की जो डिस्टेंस है वो 2D2 प्लस D1। फिर I1 डबल डैश के बाद जब इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा तो B से I1 डबल डैश तक का डिस्टेंस B टू I1 डबल डैश इक्वल टू B टू I1 ट्रिपल डैश तक का डिस्टेंस, और B से I1 डबल डैश तक का डिस्टेंस है 2D2 प्लस D1 प्लस D1 प्लस D2, दिस मींस 3D2 प्लस 2D1। एंड लास्ट में ऐसे इधर आएगा तो ये I4 डबल डैश बताते हैं आप लोग कितना आएगा। I4 डबल डैश का ये डिस्टेंस 4D2 plus 3D1 4D2 plus 3D1 प्लस 3D1। इस तरीके से ये पैटर्न बन जाता है इसके अंदर, है ना। और इसके बाद इसको समराइज करते हो आप। एक्चुअली ये जो पैटर्न बनता है ना, इसको समराइज भी करते हो, इसके क्वेश्चंस भी हम लोगों ने पूछे हुए हैं और आगे भी क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर कि अगर इनको फाइनली एक समरी के फॉर्म में लाना हो तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टाइप की चीज चलती है। देखो M1 M2 के पीछे जो इमेजेस बन रही है, अगर इनकी लोकेशंस को आप मार्क करो तो M1 के सबसे नियरेस्ट इमेज I1 है, उसके I1 के बाद I1 डबल डैश है, I1 डबल डैश के बाद I3 है, I3 के बाद I4 डबल डैश है। इस तरीके से ये 4 इमेजेस है और ये कितने कितने डिस्टेंस पे है देखो। तो सबसे पहली इमेज जो I1 वाली देख रहे हो वो M1 से D1 डिस्टेंस लेफ्ट साइड पर, मतलब इससे D1 इधर, फिर I1 से I1 डबल डैश, I1 से I1 डबल डैश के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकाले अगर तो I1 तक का डिस्टेंस आपका D1 है और I1 डबल डैश तक का डिस्टेंस 2D2 प्लस D1 है। तो I1 और I1 डबल डैश के बीच में जो डिस्टेंस बनेगा ये डिस्टेंस, यानी कि ये ट्वाइस ऑफ D2। फिर आप I1 डबल डैश और I3 के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो I1 डबल डैश और I3 के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे जब, तो I3 तक का टोटल डिस्टेंस है 3D1 प्लस 2D2 अप टू I3, और I1 डबल डैश तक का डिस्टेंस है 2D2 प्लस D1। तो 3D1 प्लस 2D2 माइनस 2D2 प्लस D1 करेंगे तो ये डिस्टेंस फिर से 2D1। ऐसे आप सब्ट्रैक्ट करते चले जाओगे तो ये डिस्टेंस आपका 2D2 और यही पैटर्न बनेगा। पहली इमेज D1 पर, फिर ऑल्टरनेट 2D2 2D1 फिर 2D2 फिर 2D1 फिर 2D2 फिर 2D1, और यही पैटर्न राइट साइड भी बन रहा है, इधर भी सेम पैटर्न यहाँ पर है। पहली इमेज जो इधर दिख रही है आपको, फर्स्ट इमेज यानी कि I1 डैश, वो D2 डिस्टेंस पर, उससे फर्दर कितना आगे जाने पर इमेज है देख लो, मतलब कि I2 वाला डिस्टेंस। तो I1 डैश से और कितना आगे जाओगे तो 2D1 प्लस D2 माइनस 2D1 2D1, ये ऑल्टरनेट पैटर्न चलता है। फिर इससे और 2D2 आगे चलिए, अगली इमेज आएगी, उससे फिर 2D1 आगे चलो, नेक्स्ट इमेज आएगी। तो ये पैटर्न है इमेजेस का। पहला वाला D1 D2 करिए, उसके बाद ऑल्टरनेट करना है, D1 के बाद ऑल्टरनेट चलिए 2D2 फिर 2D1 फिर 2D2 फिर 2D1, ऐसे इधर D2 के बाद 2D1 फिर 2D2 फिर 2D1, ऑल्टरनेट चलते जाओ। आप कोई भी इमेजेस को निकाल सकते हो कि कहाँ पर बनेगी। ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का M1 से जो डिस्टेंस है वो D1 है और M2 से जो डिस्टेंस है वो D2। इस पैटर्न को ध्यान रखना, पैरेलल मिरर्स के इस पैटर्न को, इसके ऊपर कई क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो बताते हैं आपको। लाइक ये है दो पैरेलल मिरर्स का एग्जांपल है। फिर से पहले तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, ऑब्जेक्ट यहाँ से 3 सेंटीमीटर पर है और प्लस यहाँ से 7 सेंटीमीटर पर, मिरर M1 मिरर M2, तो इसके बैक साइड की 9th इमेज कहाँ पर है ये आप बताओ। 9th इमेज कितने डिस्टेंस पर होगी एंड इधर की तरफ 6th इमेज जो है वो कितने डिस्टेंस पे होगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन आता है कि M1 से कितने डिस्टेंस पर 9th इमेज बनेगी और M2 से कितने डिस्टेंस पर 6th इमेज बनेगी। ये डिस्टेंसेस कैलकुलेट करनी है और ये पैटर्न है। फर्स्ट इमेज D1,
सेकंड वाले में 2d2 और ऐड करेंगे, थर्ड वाले में 2d1 ऐड करेंगे, फोर्थ वाले में फिर 2d2, फिर 2d1, फिर 2d2, 2d1 2d2 के ऑल्टरनेट पैटर्न्स ऐड करते जाओगे। अब अपना आंसर बताओ क्या आएगा इसमें। 3 सेंटीमीटर मिरर M1 से और 7 सेंटीमीटर मिरर M2 से। बताएं भाई, 9th इमेज M1 की बैक साइड पर जो है वो कितने डिस्टेंस पर है? 43 43। ठीक, यस इसमें पहला डिस्टेंस तो आपका 3 आएगा, फर्स्ट 3 हो गया D1। उसके बाद 2d2 और 2d1 ऐड करने हैं आपको। कितनी बार ऐड करने पड़ेंगे अगर 9th इमेज पे निकालना चाह रहे हो? सर 4। हाँ, 4 बार आपका 2d2 आएगा और 4 बार आपका 2d1 आएगा। दैट मींस कुल मिलाकर के 8d1 प्लस 8d2। तो 3 प्लस 8 d1 हमारे लिए 3 है और d2 हमारे लिए 7 है। अब देखो कितना आंसर आएगा इसका। 43 कहाँ आ रहा है इसका आंसर? सर 83 है। 83 सेंटीमीटर। और इधर 6th वाले पे जाओगे तो पहली डिस्टेंस 7 आएगी, उसके बाद 2d1 मतलब कि 2 इंटू 3 6, फिर आपका 2d2 7, इस तरीके से चलेगा। तो एक्चुअली 6 वाली चीज 3 टाइम्स आएगी, 3 टाइम्स ऑफ 6 आएगा और 2 टाइम्स ऑफ 14 आएगा। 37 जी, तो ये 37। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे यार, पैटर्न, ये पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, इसको ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन है जो इस पर आता है, वो वेलोसिटीज को लेकर के आता है, तो वो भी एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं आपको, इसको कैसे हैंडल करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है और मिरर M1 मिरर M2 इनके मोशंस हो रहे हैं, ये ट्रेवल कर रहे हैं। मिरर M1 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से राइट साइड, मिरर M2 वो भी सपोज राइट साइड है बट मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से, और ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स मिरर M1 जा रहा है विद 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस सर तरीके वो से 6th इमेज का आंसर 53 होगा सर, 37 नहीं होगा। 28 प्लस हाँ सर 53 है। यार तुम लोग अभी 37 कह रहे थे। चलिए भैया इसको देखो, इसमें बताओ ऑब्जेक्ट, मैंने बता दिया ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से M1 की तरफ, M1 मिरर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से राइट साइड और M2 मिरर इधर। M1 की बैक साइड पर, M1 के बैक साइड की 11th इमेज और M2 के बैक साइड की जो 11th इमेज है, इनमें क्या वेलोसिटीज हैं ये बतानी है आपको। इसके 11th इमेज की वेलोसिटी बतानी है और इधर M1 की बैक साइड जो 11th इमेज है उसकी भी वेलोसिटी बतानी है। ये क्वेश्चन है कि M1 के पीछे जो 11वें नंबर की इमेज है वो कितनी वेलोसिटी पर, और M2 की बैक साइड पर 11th नंबर की जो इमेज है वो कितनी वेलोसिटी पर चल रही। सर D1 D2 सेम है? D1 D2 मतलब नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज D1 D2 यहाँ पर वेरिएबल्स होंगे। सर 11th इमेज का कोई सिग्निफिकेंस होगा कि मतलब 11th इमेज और 10th इमेज की? नहीं, रैंडम है तो कोई भी नंबर पूछ सकते हैं आपसे। ये तो एग्जांपल्स हैं कि आपको कोई भी इमेज पूछी जा सकती है। एक्चुअली देखो यहाँ पर टेस्टिंग इस चीज की होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टेस्टिंग इस बात की होती है कि आप ये तो जानते हो कि इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं, उनके कुछ पैटर्न भी हैं या वो रैंडम डिस्टेंसेस पे बन रहे हैं। तो टेस्टिंग इस बात की है कि वो एक रेगुलर पैटर्न बनाते हैं। पहली वाली इमेज D1 पर, पैटर्न ऑफ इमेज के ऊपर क्वेश्चन है ये सब, D1 देन 2D2 देन 2D1 देन 2D2, ये पैटर्न, इसी पैटर्न को टेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर। तो टेस्ट कैसे कर रहे हैं वो बता दे रहे हैं आपको, इसमें पहले एग्जांपल में करके दिखा दे रहा हूँ टेस्ट कैसे करना है। अगर मैं ऑब्जेक्ट और मिरर M1 के बीच की डिस्टेंस को किसी भी मोमेंट पर इसको आप x1 मान ले और किसी मोमेंट पर ये x2 मान लो, तो आप बताओ 11th इमेज M1 से कितने डिस्टेंस पर होगी। अगर पूछा जाए कि 11th इमेज का डिस्टेंस M1 से कितना होगा इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x2। सर x1 plus 10 20 into x1 plus x2। जी, ये बाकी लोग को भी कर ले लो एक बार जरा। ये इसी चीज का टेस्ट है आपका, 11th इमेज का ये डिस्टेंस M1 से कितना बनेगा। तो ये डिस्टेंस उसी पैटर्न को फॉलो करना, उस पैटर्न को फॉलो करोगे तो ये डिस्टेंस आएगा x1 प्लस, ये सही बता रहे हैं, ये x1 प्लस मेरे ख्याल से आ जाएगा सर 20 into x1 plus x2। हाँ 20 टाइम्स x1 प्लस x2, तो 20
और x1 प्लस 20x2 यानी कि कुल मिलाकर के 20 सर 20 21 नहीं So 10 21x1 और प्लस 20x2 yes sir. 21x1 प्लस 20x2 सही तो है? नहीं नहीं सर तो 11 10 नहीं होगा 10 10 होगा 10 होगा इधर 10 अच्छा 5 सॉरी 11 में 5 बार 2d1 आएगा और 5 बार 2d2 आएगा तो 10 और एक 11 सॉरी है सही है 11x1 प्लस 10x2 सही है बच्चे सूरज भैया गलत हो रहा है तुम्हारा आंसर ठीक है और इधर वाले में जब जाओगे ना इधर की 11th इमेज तो ये डिस्टेंस इसी तरीके से 11x2 आएगा वहां पर और 10x1 सेम पैटर्न के हिसाब से अब तुमको करना ये है वेलोसिटी निकालने के लिए देखो वेलोसिटी निकालने के लिए आप इस डिस्टेंस का डेरिवेटिव निकाल लो 11x1 प्लस 10x2 का डेरिवेटिव एक्चुअली होगा क्या कि जब ऑब्जेक्ट भी चलेगा m1 भी चलेगा m2 भी चलेगा तो x1 x2 दोनों वेरिएबल्स हो गए और जब x1 x2 वेरिएबल्स हो गए तो 11th इमेज का ये जो डिस्टेंस आप निकाल रहे हो ये भी एक वेरिएबल डिस्टेंस है तो इसे डिस्टेंस के वेरी करने का रेट निकालो इसे डिस्टेंस के चेंज होने का रेट निकालो यानी इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे अब तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के हिसाब से तो ये बनेगा 11 टाइम्स dx1/dt प्लस 10 इंटू dx10 और x2 डिफरेंशिएट होगा तो dx2/dt अब ये वैल्यू कितनी आएगी तो dx1/dt कितना है देखते हैं तो dx1/dt का मतलब ऑब्जेक्ट और मिरर m1 के बीच में जो डिस्टेंस है उसके चेंज होने का रेट क्या है Sir 3. ऑब्जेक्ट और मिरर m1 के बीच में चेंज के जो डिस्टेंस है इसके चेंज होने का रेट इन दोनों के रिलेटिव स्पीड से आएगा और इनकी रिलेटिव स्पीड 2 और 1 अपोजिट डायरेक्शंस में 3 हो जाएगी और इनफैक्ट -3 लिखेंगे -3 लिखने का रीजन ये है कि ऑब्जेक्ट और मिरर m1 एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं मतलब x1 डिस्टेंस रिड्यूस कर रहा है हमारा अब x2 का जब रेट निकालोगे तो 10 इंटू dx2/dt रेट ऑफ x2 तो x2 हमारा ऑब्जेक्ट और m2 के बीच का Sir ये डिस्टेंस 5 हो जाएगा. तो ये इनके और इनके बीच रिलेटिव स्पीड होगी तो 3 और 2 अपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव 5 लेकिन ये +5 होगा क्योंकि ये इंक्रीजिंग डिस्टेंस है ओवरऑल ये आंसर आपका आ जाएगा +50 -33 यानी कि Sir 17. 17 सेंटीमीटर पर सेकंड बट ये क्या आया जानते हो ये आंसर नहीं है तो इसका डबल करना पड़ेगा डबल भी नहीं करना है कुछ नहीं ये 17 सेंटीमीटर पर सेकंड जो है ये 11th इमेज और मिरर m1 के बीच का जो डिस्टेंस है उसके चेंज होने का रेट है यानी एक तरीके से मिरर m1 और 11th इमेज की रिलेटिव स्पीड है ये एब्सोल्यूट नहीं है ये क्योंकि जिस डिस्टेंस को तुमने डिफरेंशिएट किया है वो डिस्टेंस मिरर m1 से मेजर की गई है सर और मिरर की स्पीड माइनस कर देंगे जी मिरर m1 मूव कर रहा है तो जब किसी मूविंग बॉडी से आप कोई डिस्टेंस मेजर करते हो और उसको डिफरेंशिएट करते हो तो वो रिलेटिव स्पीड में चला जाता है तो ये 17 जो है ये रिलेटिव है रिलेटिव टू m1 है ये तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ अगर 11th इमेज निकालना चाहते हो आप कि उसकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी Sir 16 हो जाएगी सर माइनस कर देंगे मिरर की वेलोसिटी से. ये तो ऐड करते हैं ना वेक्टोरियली ऐड करते हैं ऐड होगा Yes sir. Yes. मतलब एक वेक्टर के हिसाब से तो ऐड होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 11th इमेज रिलेटिव की डेफिनेशन लगाओ ना रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 11th इमेज विद रिस्पेक्ट टू m1 और प्लस वेलोसिटी ऑफ m1 ये अगर वेक्टर फॉर्म में चला जाए तो जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 11th इमेज विद रिस्पेक्ट टू m1 है ये तो आपका +17 है और वेलोसिटी ऑफ m1 ठीक है जी वेलोसिटी ऑफ m1 एक और बात बताओ +17 क्या इंडिकेट कर रहा है कि 11th इमेज m1 की तरफ आ रहा है या 11th इमेज m1 से दूर जा रहा है दूर जा रहा दूर जा रहा प्लस आ रहा है ना प्लस का मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है पॉजिटिव डिस्टेंस आने का मतलब ये डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है यानी कि m1 के रिलेटिव 11th इमेज उससे दूर जा रही होगी लेफ्ट साइड जा रही होगी यानी ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये लेफ्ट साइड डायरेक्शन में है रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन लेफ्ट है और ये जो वेलोसिटी ऑफ m1 है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड ये राइट है तो आप दो अपोजिट डायरेक्शंस के वेक्टर ऐड कर रहे हो क्या आंसर आएगा फाइनल बता दो इसको काट देते हैं मतलब 17 लेफ्ट साइड पर और 1 राइट साइड पर है वेक्टर के हिसाब से ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा
16 सेंटीमीटर पर सेकंड इधर की तरफ लेफ्ट लेफ्ट साइड, यानी कि 11th इमेज एक्चुअल में 16 सेंटीमीटर पर सेकंड लेफ्ट जा रही होगी। रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करिए इसमें, और जिनको ना समझ में आ रहा हो रिलेटिव वेलोसिटी उनको समझा दें क्या है यहाँ पर। ये कंसेप्ट लगा रहे हो आप, वेलोसिटी ऑफ ए अगर फाइंड करना होता है तो आप ये कहते हो कि इट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ बी, ये रिलेटिव की डेफिनेशन। तो यही वाली डेफिनेशन फॉलो की हम लोगों ने। एक्सक्यूज मी सर, सर इसमें सर एक वाला कंसेप्ट होता है ना सर कि जो इमेज अगर मान लीजिए मिरर मूव कर रहा है तो जो इमेज होगी वो 2 टाइम्स मिरर की वेलोसिटी से बढ़ेगी सर, तो इसमें उसका यूज नहीं होगा? नहीं होता है, लेकिन वो सिंगल मिरर होना चाहिए और सिंगल इमेज होनी चाहिए। सिंगल मिरर सिंगल इमेज, ओके है ना। ये मल्टीपल वाले पे हैं। हम थोड़ा सा कुछ चीजें ना मैं बता दूं आपको, कुछ चीजें मतलब बहुत जो बेसिक लेवल की हैं वो मैंने जानबूझ करके छोड़ी हुई है, मतलब सिंगल वाली कि आउटडेटेड हो चुका है वो, अभी एग्जाम्स में नहीं आ रहे हैं सोचिए। तो अच्छा इधर वाला बताओ भाई, इधर वाला बचा है अभी, इसका तो बताओ। इधर वाली 11th इमेज, इधर वाली जो 11th इमेज है इसके लिए इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? इसको डिफरेंशिएट करके क्या आंसर बनता देखो। तो ये आ जाएगा 11 dx2 by dt प्लस 10 dx1 by dt। क्या बन जाएगा भाई देखो, ये 11 dx2 by dt प्लस 10 dx1 by dt। dx2 by dt को फिर क्या लिखोगे? तो dx2 by dt प्लस 5 है और dx1 by dt माइनस 3 है। तो 11 इंटू प्लस 5 और 10 इंटू माइनस 3, कुल मिलाकर के 25 प्लस में। अब प्लस का मतलब किधर हुआ? ये भी रिलेटिव आएगा, जैसे बता रहा हूँ आपको, ये रिलेटिव ही आएगा। मतलब दिस इज वेलोसिटी ऑफ 11th इमेज रिलेटिव टू m2। m2 के रिलेटिवली प्लस 25 का मतलब हुआ राइट साइड। तो फिर अपना रिलेटिव वाला कंसेप्ट लगाओगे तो एक्चुअल वेलोसिटी निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ 11th इमेज अगर आप एक्चुअल निकालना चाहते हो, यानी कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी, तो ये जो प्लस 25 राइट साइड देख रहे हो, 25 राइट और प्लस m2 की वेलोसिटी ऐड करो, 3 सेंटीमीटर की है और वो भी राइट साइड है, यानी टोटल आंसर इसका बन जाएगा 28 सेंटीमीटर पर सेकेंड राइट साइड डायरेक्शन में, टुवर्ड्स राइट साइड। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, मतलब उसमें तो मैंने नंबर ऑफ इमेज 11th को यूज किया है, बट कोई भी ले सकते हो। इसका लॉजिकल पोर्शन ये है इसका कि इसमें आपसे ये चीज चेक की जा रही है बार बार, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो इस पैटर्न को लेकर के बनेंगे। जिनको ये पैटर्न पता है वो इसको ट्राई कर सकते हैं, अगर ये पैटर्न नहीं पता है फिर ये क्वेश्चंस करना डिफिकल्ट है। आप डिस्टेंस ही कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, डिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे तो फिर उसको डिफरेंशिएट कहां से करोगे? सो ठीक है, इसको ध्यान देना भी, आपको पैटर्न को ध्यान रखिएगा। पैरेलल मिरर्स के केस में ये पैटर्न था ना। आप परपेंडिकुलर मिरर्स में क्या पैटर्न आएगा वो देखो। पैटर्न इन परपेंडिकुलर मिरर्स निकाले अगर, तो देखिए परपेंडिकुलर मिरर्स का पैटर्न अगर निकालते हो ना तो कैसे थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है। नहीं उत्कर्ष, वो नहीं है बात, नंबर ऑफ इमेजेस की नहीं है बात, पैटर्न्स की है। क्योंकि नंबर ऑफ इमेजेस तो हम लोग फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जानते हो उसका एक फॉर्मूला भी है, उसको भी यूज कर सकते थे, लेकिन हमें फॉर्मूला नहीं चाहिए यहाँ पर ना, हमें इनके पैटर्न को समझना है। क्योंकि अब जेई की तैयारी कर रहे हैं तो पहली बात तो ये चांसेस कम है कि जेई इन सब चीजों को पूछेगा, लेकिन अगर वो पूछेगा तो फिर आपको ऐसे ही पूछेगा कि आपका पढ़ा हुआ और ना पढ़ा हुआ बेकार हो जाए सब। चले जी, ये दो परपेंडिकुलर मिरर्स है तो m1 को टाइम बीइंग के लिए आप x एक्सिस से डिनोट कर दें और m2 को टाइम बीइंग के लिए हम y एक्सिस मान लेते हैं। और ये एज्यूम कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हमने यहाँ कहीं पर रखा है, लेट्स से यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और उसके कोऑर्डिनेट्स a, b है। ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स a, b, इसके नंबर ऑफ इमेजेस दिखाओ कैसे बनेंगे। ये सबको पता है कि 3 इमेजेस बनती है, बट वो 3 इमेजेस कैसे बनती हैं वो ड्रॉ करना है आपको। 3 इमेजेस क्यों बनती हैं वो ड्रॉ करके दिखाना है। कौन कौन से रे डायग्राम्स को फॉलो करते हो, क्या करते हो, वो सब करना है आपको। तो रे डायग्राम्स में क्या क्या होता है देखो। पहले एक आप यहाँ से परपेंडिकुलर नॉर्मल रे लेते हो, एक रे यहाँ से आप नॉर्मल वाली इंसिडेंट कराते हो, जो नॉर्मल रे होती है वो वापस इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है।
और एक रे आप दिखाते हो यहाँ पर, एक नॉर्मल रे दिखाओगे और दूसरी रे दिखाते हो यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा एंगल पर। तो जो एंगल पर रे दिखाते हैं वो रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट करके दूसरे मिरर की तरफ जाती है, बट उसके पहले इस रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करते हो और नॉर्मल वाली रिफ्लेक्शन को एक्सटेंड करते हो और इन दोनों को एक्सटेंड करके यहाँ पर एक इमेज दिखाते हो I1। क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे अगर आपको रे डायग्राम समझ में आ रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आता है कि इस रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो ये क्लियर है कि a माइनस बी। पैटर्न को ध्यान रखना है क्योंकि फिर हम 3 मिरर्स पे जाएंगे अभी। a माइनस बी हमारा I1 के कोऑर्डिनेट हो गए। अब M2 के लिए I1 को एक ऑब्जेक्ट की तरीके से मानेंगे। अब M2 पर रे डायग्राम कैसे बनेगा समझो, मतलब ये आपको YDSC में भी कहा था कि किसी भी जगह पर जब कोई रिफ्लेक्टेड रे जाए, अगर रिफ्लेक्टेड रे कहीं पर जाती हो ना, जैसे ये रे रिफ्लेक्ट हुई है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रे M2 पर जा रही है, तो YDSC में भी ये बात हम लोगों ने कही थी कि आप रिफ्लेक्टेड रे का ओरिजिन ऑब्जेक्ट की इमेज को मान सकते हो। ये मान लो कि यहीं से रे आ रही है, यहीं से हमारी ये रे जा रही है और यहीं से ये पिंक वाली रे भी जाएगी, लेकिन पिंक वाली रे तो M2 पर स्ट्राइक नहीं करेगी, तो ये ग्रीन वाली रे जाएगी मान लो इधर पे। अब इसको रिफ्लेक्ट करोगे और दूसरी रे कौन सी दिखाएंगे जानते हो? एक और रे दिखाना पड़ेगा आपको। अगर आप रे डायग्राम बनाओगे ना तो एक और रे दिखाओगे। एक और रे कौन सी दिखाओगे? M2 के नॉर्मल जो इंसिडेंट होगी, नहीं वो तो हाँ वो भी होगी, ये नहीं वो नहीं, समझो आप, ये जो ग्रीन कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ग्रीन कलर वाले का यहाँ फर्स्ट रिफ्लेक्शन है, ग्रीन कलर वाली रे का फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो गया। अब वही ग्रीन कलर की रे M2 पर सेकंड रिफ्लेक्शन करेगी, लेकिन ये याद करना सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद वो जी 180 डिग्री डेविएट होगा। ये पिछली क्लास में कह चुके हो आप कि दो मिरर्स अगर 90 डिग्री पे होंगे तो जो रे स्ट्राइक होती है वो फर्स्ट और सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद एग्जैक्टली पैरेलल होकर के अपोजिट जाती है। सर दूसरी ये रे रे जो तो होगी वापस सर वो I1 वाली जो I1 है सर, उसकी दूसरे मिरर पे रिफ्लेक्शन उसका। नहीं दूसरी रे यहीं से दिखाते हैं यार। एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट से दो ही रे नहीं निकलती ना, एक ऑब्जेक्ट से सिर्फ दो रे नहीं निकलती है ना, नंबर ऑफ रेस तो बहुत सारी होती है। हम तो रे डायग्राम को दो रे से दिखाते हैं, मतलब ऐसा थोड़ी है कि ग्रीन कलर की एक सिंगल रे आएगी, इस ऑब्जेक्ट से और भी रेज आएंगी यहाँ पर। बस उसको ड्रॉ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो डायग्राम थोड़ा सा हमारा खराब हो जाता है, बट आपको मैं दिखा दे रहा हूँ इसके थ्रू और भी रेज आएंगी, यहाँ से और भी रे आएंगी। ये रेज भी मिरर से स्ट्राइक करके जाएंगी वापस, ये भी जाएंगी और ये भी जाकर के क्या करेंगी, ये भी मिरर से जाएंगी, स्ट्राइक करेंगी और स्ट्राइक करके ये अपने अपने डायरेक्शंस के पैरेलल निकल जाएंगी, जो इनका अपना डायरेक्शन है उनके पैरेलल निकल जाती है। और ये दोनों रेस को हम पीछे एक्सटेंड करते हैं, इन दोनों रेस को पीछे एक्सटेंड करते हो। तो एक रे ये वाली आप एक्सटेंड करते हो और एक आप ये ग्रीन कलर वाली रे को एक्सटेंड कर लो, तो ये दोनों रेस एक्सटेंड होने के बाद पीछे किसी पॉइंट पर जाकर के मिल जाते हैं और वहां पर आप इमेज दिखाते हो। बट डायग्राम एक्चुअली काफी ज्यादा रेज होने लगती है ना, इसलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं इसको और यहाँ पर कह देते हैं कि ये हमारी दूसरी इमेज I2 है। इस तरीके से दिखा सकते हो उसको, सेकंड रे को। सारी बात समझ में कैसे दिखाया मैंने? इस ऑब्जेक्ट से कई सारी रेज M1 पर जाएंगी, वो कई सारी रेज M1 से M2 पर जाएंगी, फिर वो कई सारी रेज M2 से स्ट्राइक होती है, रिफ्लेक्ट होती हैं और वो सब पीछे जाकर के मिल जाती है, ये I2 होगा। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अब थोड़ा सा रे डायग्राम सही नहीं बनाया मेरा, रे डायग्राम इसलिए नहीं सही बनाया कि I1 के बिल्कुल सामने इंटरसेक्शन होना चाहिए था, I1 के बिल्कुल सामने इंटरसेक्शन होना चाहिए था, बट स्टिल चलो, मतलब रूल, हाँ रूल ये है ना कि जब ऑब्जेक्ट a, b पर था तो मिरर M1 की वजह से a, माइनस बी हुआ। अब a, माइनस बी का रिफ्लेक्शन आप y एक्सिस पर दिखा रहे हो, इसको मैथ के तरीके से भी पढ़ सकते हो, रिफ्लेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट, कि a, माइनस बी का रिफ्लेक्शन अगर आप y एक्सिस पर दिखाओगे तो रिफ्लेक्शन एट y एक्सिस से इसका माइनस ए हो जाएगा और ये माइनस बी होगा। तो एक्चुअल में ये होना इसके सामने चाहिए था, बट डायग्राम बनाने में थोड़ा सा नीचे चला गया ये। यानी कि जो I2 इमेज है इट इज फॉर्म्ड बाय, आप कह सकते हो कि इट इज फॉर्म्ड बाय टू रिफ्लेक्शंस। दो रिफ्लेक्शंस कौन कौन से हैं जिसके बाद ये I2 बना है? तो इट इज फॉर्म्ड बाय टू रिफ्लेक्शंस में कौन से दो रिफ्लेक्शन है? रे पहले M1 पर रिफ्लेक्ट हुई, फिर M2 पर रिफ्लेक्ट हुई, उसके बाद I2 बना है। डबल रिफ्लेक्शन की इमेज है ये।
और I1 सिंगल रिफ्लेक्शन की इमेज है। क्या कोई ऐसी भी रे होगी जो 3 बार रिफ्लेक्ट होगी? क्या कोई ऐसी रे होगी जो ट्रिपल रिफ्लेक्शन करे, मतलब कि M1 पर रिफ्लेक्ट करे और वही रे M2 पर रिफ्लेक्ट हो और फिर वो रे वापस M1 से रिफ्लेक्ट हो, फिर M2 से रिफ्लेक्ट हो? क्या इस तरीके का नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस बढ़ेंगे या सिर्फ कोई भी रे मैक्सिमम 2 बार रिफ्लेक्ट हो सकती है? फिर मैक्सिमम 2 ही बार हो सकती है, दो ही क्योंकि बार 90 सर, डिग्री है। परपेंडिकुलर में सिर्फ मैक्सिमम 2 बार हो सकता परपेंडिकुलर में होगा, परपेंडिकुलर में, क्योंकि जो भी रे आएगी उसको 2 रिफ्लेक्शंस के बाद अपने पैरेलल वापस जाना है, तो किसी भी रे का मैक्सिमम 2 रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो मैक्सिमम यही इमेज बन सकती है, इसके बाद अब नहीं हो सकता। ऐसे ही आप एक दूसरा कंसेप्ट क्या लगाओगे, इसमें क्या किया है, रे को पहले हम लोगों ने M1 पर स्ट्राइक किया है, फिर M2 पर स्ट्राइक किया है। कुछ रेज ऐसी होंगी जो पहले M2 पर जाएंगी और फिर M1 पर आएंगी, कुछ रेज M1 पर आकर के फिर M2 पर जाएंगी और कुछ रेज M2 पर जाकर के वापस M1 पर आएंगी, तो 2 इमेजेस वहां से भी बनेंगी। वो कहाँ कहाँ पर बनेंगी अब उसको हम यहाँ दिखाएंगे नहीं यार, क्योंकि डायग्राम फिर और गंदा हो जाएगा। आप इमेजिन करो कि जो रे पहले M2 पर गई, मान लो कोई रे M2 पर गई और M2 से रिफ्लेक्ट होकर के M1 पर आए और M1 से फिर रिफ्लेक्ट हुई, तो जो पहले M2 पर जाएगी रे, तो उसकी इमेज आप दिखाओगे यहाँ कहीं पर -a, b, इमेज बाय सिंगल रिफ्लेक्शन, इमेज बाय द सिंगल रिफ्लेक्शन एट M2, वो बनेगी। अब उसका जब एक बार और रिफ्लेक्शन M1 पर होगा, इस -a, b का एक बार और रिफ्लेक्शन होगा M1 से, तो फिर इसका रिफ्लेक्शन जब होगा तो इस कोऑर्डिनेट को रिफ्लेक्ट करो। अब इस कोऑर्डिनेट का रिफ्लेक्शन जब x एक्सिस से दिखाओगे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द x एक्सिस, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट b है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसकी इसकी दोबारा रिफ्लेक्शन जब M1 से दिखाएंगे तो वो -a, -b यानी सेम पॉइंट पर आएगा, यानी यहाँ पर 2 इमेजेस बनेगी, I3 और यहीं पर एक I4 इमेज भी है, दैट इज फॉर्म्ड बाय 2 रिफ्लेक्शंस अगेन। पहले वाले के जो 2 रिफ्लेक्शंस हैं उसमें पहले M1 पर गए हैं, फर्स्ट M1 देन M2, और दूसरे वाले 2 रिफ्लेक्शंस में पहले हमने M2 को स्ट्राइक किया है और फिर M1 को स्ट्राइक किया है, बट दोनों ही से कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है -a, b, यानी 2 इमेजेस कोइंसाइड कर जाती हैं इसके अंदर। टोटल बनती 4 इमेजेस हैं लेकिन 2 कोइंसाइड कर जाती हैं, तो काउंट के अंदर अगर आपसे पूछा जाए काउंट में कि कितनी इमेजेस बनेंगी, तो काउंट में आप कह दोगे टोटल 3 इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होंगी, नंबर ऑफ इमेजेस 3। और कोऑर्डिनेट्स को देख करके देखो आप, वो जो 3 इमेजेस बनेंगी वो दोनों मिरर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, दोनों मिरर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर इसको सेंटर मान ले, तो क्या ऐसा नहीं है कि सेंटर से O तक का डिस्टेंस, सेंटर से I1 तक का डिस्टेंस, सेंटर से I3 तक का डिस्टेंस, सेंटर से I4 तक का डिस्टेंस, तो सेंटर मतलब 0,0, ऑब्जेक्ट a, b, इमेज I1 a, -b, इमेज I2 या फिर I4 -a, -b और इमेज I3 -a, b। क्या ये सब डिस्टेंसेस बराबर नहीं है? CO इक्वल टू CI1 इक्वल टू CI2 इक्वल टू CI4 इक्वल टू CI3, सेम डिस्टेंसेस अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, यानी कि ऑब्जेक्ट और जितनी भी इमेजेस बनती हैं, ऑब्जेक्ट और जितनी भी इमेजेस बनती हैं उन सब का सेंटर से सेम डिस्टेंस है, तो आप इससे इसका लोकस भी डिफाइन कर सकते हो, दैट लोकस ऑफ ऑल इमेजेस एंड द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, वो भी है। क्या बन रहा वो, अगर वो सब सेंटर से बराबर डिस्टेंस पर है तो लोकस ऑफ ऑल इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट क्या बोलोगे? सर्कल। सर्कल है, 2 डायमेंशन में सर्कल बोल सकते हो, और 3 डायमेंशन हुआ अगर तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। मतलब फिलहाल यहाँ पर आप कहोगे कि एक सर्किल होगा, सर्किल का रेडियस क्या होगा, तो रेडियस ऑफ दैट सर्किल जो होगा, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मैं जनरलाइज कर दूं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंटरसेक्शन ऑफ मिरर्स, दोनों मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट से। राइट, मतलब एक सर्किल पर ऑब्जेक्ट और इमेजेस लाई करते हैं,
90 डिग्री वाले केस में। और ये 90 डिग्री पे ही नहीं होगा, 90 डिग्री के अलावा वाले एंगल में भी ये रूल फॉलो होगा। ये जो फाइनल रूल आप देख रहे हो ये 90 डिग्री के अलावा भी होगा कि जितने जब भी इमेजेस का लोकस फाइंड करोगे तो वो सारी इमेजेस मिलेंगी आपको एक कॉमन सर्कल के ऊपर, जिस सर्कल का रेडियस दोनों इमेजेस, दोनों मिरर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस होगा, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही सर्कल का सेंटर भी होगा। और मल्टीपल इमेजेस बनने का रीजन अगर कोई पूछे कि मल्टीपल इमेजेस क्यों बनती हैं, तो उसका रीजन क्या है कि कुछ रेज एक बार रिफ्लेक्ट होती हैं, कुछ रेज 2 बार रिफ्लेक्ट होती हैं। तो जो सिंगल रिफ्लेक्शन है उससे एक इमेज बनती है, जो डबल रिफ्लेक्शन है उनसे एक इमेज बनती है। और कोई भी रे मैक्सिमम 2 ही बार रिफ्लेक्ट हो सकती है, क्योंकि 2 बार के रिफ्लेक्शन के बाद वो 180 डिग्री अब डेविएट कर जाती है, मतलब जिस डायरेक्शन से आती है उसी डायरेक्शन से रे वापस चली जाती है, तो फर्दर कोई रिफ्लेक्शन अब नहीं हो सकता उसमें। लेकिन इसी कंसेप्ट को आप एक्सटेंड करो जरा, इस कंसेप्ट को, 2 मिरर वाले कंसेप्ट को अगर आप एक्सटेंड करो और 3 परपेंडिकुलर मिरर्स पे आओ, 3 परपेंडिकुलर मिरर्स में कितने इमेजेस, ये 2 परपेंडिकुलर मिरर्स का इमेजेस था, नाउ 3 परपेंडिकुलर मिरर्स में लगाओ, क्या कंसेप्ट लगाओगे? 3 अगर परपेंडिकुलर मिरर्स हो, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, इस तरीके से मान लें, मतलब मिरर M1, मिरर M2 और मिरर M3। बताएं क्या होगा आंसर इसमें? मतलब एक्चुअली ये मिरर तो एक लाइन नहीं होगी, मिरर का मतलब कोई प्लेन दिखाओ, एक M3 M1 की प्लेन, एक M1 M2 की प्लेन, ऐसे। तो एक्चुअल में मुझे लिखना यहाँ पर ये चाहिए, ये एक्स एक्सिस लिखना चाहिए, यहाँ पर जेड एक्सिस लिखना चाहिए और यहाँ पर वाई एक्सिस लिखना चाहिए। ये आपका मिरर M1 है जो एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन मिरर M2 है और जेड एक्स प्लेन हमारा मिरर M3 है, ये है। और ऐसे जा करके इधर से कुछ ऊपर की तरफ, मतलब कि जेड एक्स प्लेन में बाहर आकर के और इससे ऊपर जा करके हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में A, B, C पॉइंट पर है। चलो अब इसका रे डायग्राम बनाना टफ है, बट आप इमेजिन करो, हम ये मानते हैं कि लेट रे स्ट्राइक M1, पहले द फर्स्ट रे स्ट्राइक M1, तो उसके बाद देखो M1 से रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहां पर बनेगी? अगर रे कोई M1 को रिफ्लेक्ट करती है, सबसे पहले M1 पर मान लो कोई रे गई, तो M1 से जब रिफ्लेक्शन हुआ, यानी कि एक्स वाई प्लेन से रिफ्लेक्शन होगा, मैथ लगाओ, कहां पर इमेज बनेगी इसकी? बताइए, ऑब्जेक्ट अगर ए बी सी पर है और एक्स वाई प्लेन से कोऑर्डिनेट को रिफ्लेक्ट किया जाए, अगर एक्स वाई प्लेन से कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्ट किया जाए, कहां पर इमेज बनेगी उसकी? ए बी माइनस ए बी माइनस सी। सिंपली है, जिस प्लेन से रिफ्लेक्शन होगा उसके नॉर्मल वाले कंपोनेंट्स चेंज कर जाएंगे। तो एक्स वाई प्लेन से रिफ्लेक्शन करेंगे तो जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, तो ये इमेज बनी फर्स्ट रिफ्लेक्शन से। ठीक, अब M1 के बाद, मतलब हम कुछ ऐसे माने कि रे सबसे पहले M1 पे गई, मान लेते हैं कि M1 से रिफ्लेक्ट होकर के M2 पर चली गई, तो जब रे M1 पर रिफ्लेक्ट हुई तो इमेज बनी A, B, -C पर। वही रे जब M2 से रिफ्लेक्ट होगी तब कहां पर इमेज बनेगी? अब सबसे पहले रे स्टार्ट हुई थी, रे, हाँ जी बिल्कुल, A, B, C, यानी ऑब्जेक्ट से कोई रे चला, ऑब्जेक्ट से कोई रे सबसे पहले मिरर M1 पर जाकर के स्ट्राइक हुआ, M1 से रिफ्लेक्ट हुआ, तो A, B, -C पर इमेज बन गई। अब इस इमेज को सोर्स मान लेंगे, इस इमेज को सोर्स मान करके अगले वाले मिरर M2 पर रिफ्लेक्ट कराओ, मिरर M2 YZ प्लेन है, तो इसमें YZ वाले कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होंगे, X वाला कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्ट कर दो आप इसका, तो इमेज बन जाएगी -A, B, -C। फिर M2 के बाद वो रे मान लिया M3 पर गई, मतलब सिंगल रिफ्लेक्शन, अब 2 रिफ्लेक्शंस हो गए, अब तीसरा रिफ्लेक्शन हो रहा है, ट्रिपल रिफ्लेक्शन।
तो M2 से जब M3 पर कोई रे जाएगी तो माइनस ए बी कॉमा माइनस ए माइनस बी माइनस, ये हो जाएगी। मतलब ए बी सी इमेज बाय सिंगल रिफ्लेक्शन है। माइनस ए बी सी को आप कह सकते हो कि ये इमेज बाय डबल रिफ्लेक्शन है, 2 रिफ्लेक्शन है, एक रिफ्लेक्शन के बाद एक और रिफ्लेक्शन हुआ है, और ये इमेज बाय ट्रिपल रिफ्लेक्शन है। बट ये सब कुछ तब है जब रे सबसे पहले M1 पर गई है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट की रे 3 डायमेंशन में जाती हैं, तो जो एबीसी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी रे पहले M2 पर भी जा सकती थी। कहां पर बनता है इमेज उसका अगर पहले M2 पर जाए? माइनस ए देख लो कहां पर जाएगा। अगर रे सबसे पहले M2 पर गई होती तो आंसर आता आपका माइनस ए कॉमा बी सी। अच्छा, अब M2 से मान लो हम M3 पर गए और M3 से M1 पर गए, तो माइनस ए बी सी से जब आप M3 पर जाओगे, M3 यानी जेड एक्स प्लेन है वो, माइनस ए माइनस बी, सी होगा ना, खाली बी तो चेंज होगा ना, बी। फिर जब आप M1 पर जाओगे तो M1 मतलब एक्स वाई, तो एक्स और वाई को रहने दो, एक्स वाई प्लेन का मतलब माइनस ए माइनस बी, ये सी वाला चेंज होकर के माइनस सी। तो ये सिंगल रिफ्लेक्शन की इमेज है, ये डबल रिफ्लेक्शन की इमेज है, ये ट्रिपल रिफ्लेक्शन की इमेज है। ऐसा भी हो सकता है कि रे M2 पर जाए, M2 के बाद M1 पर आए और M1 से M3 जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इसमें एक्चुअली रेस की कई सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है। उससे कहाँ बनता है देखो, मान लो अगर ऐसा होता कि रे जो होती वो A, B, C से चलते हैं, M2 पर आते हैं, लेकिन M2 के बाद पहले M1 जाते और फिर M3 जाते, क्या फर्क पड़ता देख लो। अगर ये केस मानते तो M2 पर आने का मतलब माइनस ए बी सी। अब जब M1 XY है, XY, तो Z वाले को चेंज बी माइनस सी, और फिर इसके बाद ये तीनों बदल जाएंगे। तो लास्ट में तो आपके इमेजेस कोइंसाइड करेंगे, बट ये इमेज क्या कुछ अलग है? ये कुछ अलग है या ये इमेज कहीं बन चुकी है? बन चुकी है सर फर्स्ट माइनस ए बी माइनस सी यहाँ बन चुका है, माइनस ए बी माइनस सी यहाँ बन चुका है आपका, तो ऑलरेडी कोइंसाइड कर चुके हो आप। तो इसमें कोई नया इमेज नहीं बन रहा है क्योंकि ये वाली इमेज हम पहले ही कोइंसाइड कर चुके हैं और ये वाली इमेज इसके पहले बनी हुई है, तो इस प्रोसेस में कोई नई इमेज नहीं आ रही है। तो आप कोई एक ट्रैक फॉलो करिए, 2-2 बार करने से कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि आपके आंसर तो आएंगे लेकिन ये आंसर ऑलरेडी पहले कहीं आ चुके होंगे। तो एक पॉसिबिलिटी ये थी फर्स्ट, सेकंड पॉसिबिलिटी ये थी सेकंड, ये सेकंड में मैंने और करके दिखा दिया आपको, लेकिन और करने से कोई फायदा हुआ नहीं, तो आप टाइम नहीं खराब करेंगे। आप थर्ड वाले में चलते हैं। थर्ड वाले में ये हो सकता है कि रे सबसे पहले M3 पर जाए, फिर वो M1 पर जाए और फिर वो M2 पर जाए, ये सीक्वेंस हो। तो फिर देखो क्या बनेगा, ABC से पहले M3 पर यानी कि ZX प्लेन पर, तो Y वाला A माइनस बी सी कर दूं, फिर उसके बाद M1 पर XY पर गए तो Z कोऑर्डिनेट बदल जाएगा, और फिर M2 पर गए तो तीनों बदल गए। अब ये देख लेना कि ये A, माइनस B, C ऊपर कहीं है, देख लो आप, चेक कर लो पूरा कहीं, A माइनस बी सी यहाँ 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 पर कहीं है? नो सर, नहीं है। तो ये डिस्टिंक्ट इमेज है, ये अलग इमेज बन रही है, ये कोइंसाइड नहीं कर रहा किसी से। आ रही बात समझ में? तो आप कितनी इमेजेस बोलोगे आप टोटल, और आपके मन में जो हो ना करके देख लेना, आपके मन में जो भी थॉट आ रहा है वो करके देखिएगा, लेकिन आपको बार बार घूम फिर के वही सब कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से डिस्टिंक्ट इमेजेस कितनी बनी, सिंगल रिफ्लेक्शन की एक इमेज M1 से, सिंगल रिफ्लेक्शन की एक इमेज M2 से, और सिंगल रिफ्लेक्शन की एक इमेज M3 से। तो 3 इमेजेस बाय द सिंगल रिफ्लेक्शंस, डबल रिफ्लेक्शन की इमेज M2 से, डबल रिफ्लेक्शन की इमेज M3 से,
और डबल रिफ्लेक्शन की इमेज यहाँ पर। तो 3 डबल रिफ्लेक्शन इमेजेस, 3 सिंगल रिफ्लेक्शन इमेजेस एंड 3 ट्रिपल रिफ्लेक्शन इमेजेस। बट वो जो ट्रिपल रिफ्लेक्शन की इमेजेस हैं वो सब सेम कोऑर्डिनेट्स पर हैं। क्या बोल रहे हैं फाइनली, कितनी इमेजेस बनेंगे? फाइनल आंसर क्या बोले रहे? नंबर 7 7 और अब की बार लोकस स्फीयर होगा उनका, 3 डायमेंशन में है वो। 7 इमेजेस बनेंगी अगर 3 परपेंडिकुलर मिरर्स यूज करोगे, और सातों के सातों इमेजेस एक स्फीयर के ऊपर रहेंगी, जिस स्फीयर का रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होगा, और सेंटर ऑफ स्फीयर इन तीनों का इंटरसेक्शन, यानी कि ये वाला पॉइंट, ओरिजिन वाला पॉइंट, ये ओरिजिन बनेगा। और एक स्फीयर को इमेजिन करोगे, रेडियस ऑफ स्फीयर ओरिजिन से ABC तक का डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये बनेगा। तो ये हो गया परपेंडिकुलर मिरर्स का, पैरेलल मिरर्स का। अब आप एक किसी जनरलाइज एंगल पर लोगे। पॉइंट समझो मेरा क्या है, मैं सिर्फ रिजल्ट्स पे नहीं जाना चाह रहा ना, क्योंकि आप थोड़ा सा डिटेल में चलो। फॉर्मूला तो हर बुक में मिल जाना है आपको। तो इनक्लाइंड मिरर्स लें अगर, देखो इसको थोड़ा समझ लेना यार, इसमें कंसेप्ट क्या बनता है इसको समझना पड़ता है। इनक्लाइंड मिरर का कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। इसमें क्या होता है, लाइक हम ज्यादा डायग्राम नहीं बनाएंगे, रीजन उसका फिर वही डायग्राम की विजिबिलिटी खत्म होने लगती है। तो ये मिरर्स हमने मान लिए M1 M2 करके 2 मिरर्स। ऑब्जेक्ट ये सेंटर पॉइंट हो गया इनका, ऑब्जेक्ट इनके बीच में कहीं रखा है, मान लो यहाँ पर। तो इसका रे डायग्राम कैसे बनाओगे, देखिएगा। तो एक रे पहले M1 पे चलते हैं यार, पहले M1 पे आप एक परपेंडिकुलर रे लाओ नॉर्मल, वापस रिफ्लेक्ट हो गई, तो उसको हम बैक साइड पर एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब दिस इज एक्सटेंशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। यहां से रे रिफ्लेक्ट होगी, उस रिफ्लेक्टेड रे का एक्सटेंशन। अगर वैसे देखना चाहोगे तो मैं अलग से दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली होगा क्या, रे इसी लाइन पर रिफ्लेक्ट होगी। तो मैं अगर इसी लाइन के ऊपर एक एरो बना भी दूंगा तो वो दिखेगा नहीं आपको। तो क्लैरिटी के लिए मैं इसको थोड़ा सा बगल में करके दिखाता हूँ, जस्ट फॉर क्लैरिटी। साइड में थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ इसको मैं, लेकिन आप ये मान के चलना कि ये रिफ्लेक्शन गैप नहीं है बीच में कोई, ये रिफ्लेक्शन वाली रे इसी को ओवरलैप कर रही होगी। पर डायग्राम बनाना था इसलिए मैं थोड़ा सा बाहर करके दिखा दे रहा हूँ। तो कोई रे आई और रिफ्लेक्ट करके वापस चली गई, इसको पीछे एक्सटेंड किया। और एक रे और दिखाएंगे, एक रे आप यहां से किसी एंगल पर लेके आओ, और डायग्राम यार साथ साथ बनाते रहिएगा, वरना एंड पे दिखेगा नहीं डायग्राम, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसी वजह से मैंने पेन पेपर वाला मेथड फिर से फॉलो किया, तरह लैपटॉप पर पढ़ा रहते हो। ये जो इंक्लाइंड पर लाओगे, ये तो रिफ्लेक्ट होकर के मान लो यहाँ कहीं चली जाएगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड करके आप यहाँ पर एक पहली इमेज दिखाओगे I1, फर्स्ट इमेज यहाँ पर दिखा देंगे I1। आई बात समझ में यहाँ तक? यस सर। सिंपल है ये। अभी तो सिंगल इमेज बनी है। अब मिरर M2 के लिए ये वाली दोनों रेज इंसिडेंट रेज हैं, मतलब ये जो M1 से रिफ्लेक्ट हुई है यही रे जा करके M2 को स्ट्राइक करेगी, और ये ग्रीन वाली रे जो M1 पर आकर के रिफ्लेक्ट हो रही है ये M2 को जा करके स्ट्राइक करेगी। तो M2 को स्ट्राइक करने वाली जो रेज है, M2 को स्ट्राइक करने वाली ये दो रेज, इन दोनों रेज के लिए आप सोर्स I1 को मान सकते हो। ऐसा मान सकते हो कि I1 से यहां पर एक रे गई है और I1 से यहां पर एक रे गई है। एक्चुअल में हुआ नहीं है वहां से, बट प्लेन मिरर के टाइम पर ये हमेशा मान सकते हो कि रिफ्लेक्शन के बाद की जो रेज है वो उनका ओरिजिन, उनका सोर्स आप हमेशा इमेज को मान सकते हो कि जो भी रे मिरर M1 के बाद रिफ्लेक्ट हुई है, मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होके जा रही है,
इन रेज की बात कर रहे हैं। इन रेज के लिए आप ये मान लो कि इनका सोर्स I1 है। आप क्या करेंगे, ये वाली रेज में रिफ्लेक्ट होंगी, तो ये रेज भी रिफ्लेक्ट होंगी। अब एक डायग्राम और बनेगा इसमें। तो ये वाली रे जो M2 पर स्ट्राइक हुई है, बट ऑब्वियस है कि ये M2 से, तो M2 के नॉर्मल से कोई एंगल बना रहा होगा। मतलब यहाँ पर M2 का कुछ नॉर्मल लाइन ड्रॉ करोगे तो M2 की नॉर्मल से कोई एंगल बनेगा यहाँ पर, और उतने ही एंगल पर ये रे रिफ्लेक्ट होगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। और ये जो ग्रीन वाली रे देख रहे हैं, जो ग्रीन वाली रे देख रहे हो आप, ये भी इस मिरर M2 के नॉर्मल से कोई एंगल बनाएगा। यहाँ पर मिरर M2 का कोई नॉर्मल बनेगा, तो जितना एंगल ये नॉर्मल से बनेगा उतने एंगल दूसरे साइड पर ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये जो रे आपने रिफ्लेक्ट की है, ऑलमोस्ट पर्पल कलर है, तो इसको आप बैक साइड एक्सटेंड करो, और ये जो ग्रीन वाली रे रिफ्लेक्ट करी है इसको बैक साइड एक्सटेंड करें, और ये दोनों जहां पर कट करेंगे वहां पर एक और इमेज बनाओगे I2, इमेज I2। बट ये प्रोसेस बंद नहीं होगा अभी। देखो क्या हुआ यहाँ पर, रे M1 पर आई, रिफ्लेक्ट करके M2 पर गई, M2 से वापस M1 पर आ गई। 90 डिग्री वाले में किसी भी रे का मैक्सिमम 2 रिफ्लेक्शन हो रहा था, इसमें मैक्सिमम 2 नहीं आ रहा। इस ग्रीन रे को देखो आप, सिर्फ ग्रीन रे के ऊपर फोकस करें, तो ये ग्रीन वाली रे का फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ग्रीन वाली रे का सेकंड रिफ्लेक्शन, अब वो ग्रीन रे वापस M1 पर आ रही है, थर्ड रिफ्लेक्शन, फिर वो M2 पर जाएगी, फोर्थ रिफ्लेक्शन। तो एक ही रे बार बार M1 M2 से रिफ्लेक्ट होती रहती है, तो नंबर ऑफ इमेजेस 2 से 3 से ज्यादा भी हो सकती है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कोई रे कितनी बार रिफ्लेक्ट हो सकती है M1 से, और कोई रे कितनी बार रिफ्लेक्ट हो सकती है M2 से। इस हिसाब से नंबर ऑफ इमेजेस चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल बिटवीन द मिरर्स। इस एंगल के हिसाब से सब कुछ बदलता रहेगा। अभी एक पॉइंट आपको समझाने का है, बस वो देख लो, पता नहीं आप समझ पाओ नहीं समझ पाओ। रिफ्लेक्शंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस बराबर होते हैं, इस बात को समझना पड़ता है। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे बताना है, इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको यार ए नाम दे दें। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो एंगल ओ सी ए होगा और एंगल I1CA ये बराबर एंगल बनेंगे? तो डायग्राम में मैं लाइन ड्रॉ करना नहीं चाह रहा, देखता हूं अगर पेंसिल वेंसिल होगी तो ड्रॉ कर दूंगा, बट बताएं भाई, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है प्लेन Yes, मिरर sir. प्रॉपर्टी से। डिस्टेंस Yes, ओ sir. इज इक्वल टू द डिस्टेंस ए I1। आप इमेजिन कर सकते हो, अगर आप सी से ओ को मिला दो और सी से I1 को मिला दो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वगैरह फाइंड करो, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। दैट मीन्स कि अगर ड्रॉ ही कर दें यार, उसके बिना काम चलेगा नहीं। सी से तुम लोग साथ में डायग्राम बना तो रहे हो ना, क्योंकि बाद में नहीं बना पाओगे इसको। सर हो गया सर, सेम हो जाएगा। पेन और पेंसिल जी, बाद में डायग्राम बना नहीं पाएंगे। तो ये वाला एंगल कह रहा हूँ यार, ये एंगल, अगर ये एंगल मैं अल्फा से डिनोट कर दूं कि ये अल्फा एंगल है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि सी को I1 से मिलाओ, ये एंगल भी अल्फा बनेगा। ये सही है ना, दोनों एंगल्स अल्फा होंगे। ठीक है जी, Yes, sir. चलिए यस अब आप एक काम करेंगे, अब आप इस तरफ ये एंगल जो है, मतलब जो लाइन सीओ है, लाइन सीओ और CM2 इनके बीच का एंगल बन रहा है बीटा। लाइन सीओ और लाइन CM2 इनके बीच में मैंने बीटा एंगल माना है, मतलब इस एंगल को, एंगल M2CO इसको मैंने बीटा माना है। ओके, अब आपको प्रूफ करना है कि व्हाट इज दिस वैल्यू एंगल I2CM2, ये कितना बनेगा। अगर I2 से C को मिला दें तो I2CM2 एंगल कितना बनेगा।
ड्रॉ कर दे रहा हूँ लाइनियर। अब आप समझ लेना, एक्चुअली नॉर्मल रे और सब मिल जाते हैं ना, तो कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए पहले रेज को दिखा दो। अब जो काम करना है बाद में कर रहे हैं हम इसको। अब हम इसको I2 से मिला रहे हैं। एक बात देखो, मैंने आपसे क्या कहा, तो ग्रीन रे आप देख रहे हो ना, ये वाली ग्रीन रे, ये वाली ग्रीन रे, इसका सोर्स किसको मान सकते हो आप? I1 को। मतलब आप थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि जो CM2 वाला मिरर है उस पर I1 से कोई रे गई है, एक्चुअल में रे O से आई रिफ्लेक्ट हुई और फिर इस मिरर पे गई, तो मैं इस वाले पोर्शन को, जो O से M1 पर आया हुआ पोर्शन है, इस पोर्शन को हटा सकता हूं और इसकी जगह पर मैं ये मान सकता हूं कि I1 से ही कोई रे जा रही है, मतलब ये रे गई, I1 से रे गई। तो जब I1 से रे जा करके और यहाँ रिफ्लेक्ट हुई है और प्लेन मिरर में सिमेट्री बनती है, पूरी परफेक्ट सिमेट्री बनती है, तो अगर आप इसको कोई B पॉइंट का नाम दें, तो क्या I1 से B तक का डिस्टेंस और B से I2 तक का डिस्टेंस बराबर नहीं होगा? यस सर। रिफ्लेक्शन हुआ है ना वहां, तो रिफ्लेक्शन में भाई, रिफ्लेक्शन में एक सिमेट्री होती है कि ये वाला एंगल रिफ्लेक्शन में सिमेट्री होती है, ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल आइडेंटिकल बनेंगे रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर के। तो कहने का मतलब ये है कि जो I1B है और I2B ये बराबर है, ये दोनों, मतलब बेसिकली आप ये प्रूफ कर सकते हो, मैं आपसे क्या कहूँ अब, आप ये प्रूफ कर सकते हो कि ट्रायंगल CBI1 और ट्रायंगल CBI2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ कर सकते हो। इनको होंगे कि नहीं होंगे बताइए? BI1 और BI2 बराबर है रिफ्लेक्शन से, क्योंकि जितना डिस्टेंस I2 का इस मिरर से होगा उतना ही डिस्टेंस I1 का भी इस मिरर से होगा। प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज बराबर डिस्टेंस पे होते हैं, और ये जो रे M2 पर गई है, इस रे के लिए हम I1 को ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट I1 फ्रॉम दिस मिरर CM2 एंड द डिस्टेंस ऑफ I2 फ्रॉम दिस मिरर CM2 बराबर है, मतलब I2 और I1 इस CM2 से सेम डिस्टेंस पर हैं दोनों तरफ। जितना डिस्टेंस I2 है उतना डिस्टेंस I1 है। सर होंगे कॉन्ग्रुएंट। यस सर होंगे। 100% होंगे। अगर आप I2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ना, अगर आप I2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये लेंथ, और I1 से अगर एक, अब नहीं ड्रॉ करेंगे वरना फिर कुछ नहीं दिखता। मैं I1 से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये लेंथ, और I2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, ये लेंथ बराबर होगी। प्लेन मिरर की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस कभी अलग अलग नहीं आ सकता। और CM2 के लिए जो रे है, CM2 पर जो रे स्ट्राइक हुई है वो ये दो रे हैं। ये दोनों रेज जो CM2 पर स्ट्राइक कर रही हैं, इनके लिए आप सोर्स मानेंगे I1 को वर्चुअली, कि I1 से रे जा रही है। तो I1 का ये डिस्टेंस और I2 का ये डिस्टेंस बराबर होगा, यानी कि CI1 शुड बी इक्वल टू CI2। यस तो सर। ऐसे कॉन्ग्रुएंट होंगे ये, 100% कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बता दे रहे हैं आपको ये। तो थोड़ा सा और दिमाग लगाइए इसके ऊपर। बढ़े आगे इसके, यस सर। यस सर। यस है ना? तो एंगल I2 CM2 कितना होगा बताओ? एंगल I2 अल्फा CM2 प्लस बीटा। सर 2 अल्फा 2 अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा। प्लस बीटा। एंगल I2 2 अल्फा प्लस CM2 इक्वल टू एंगल I1 CM2। क्या सही है चीज? अगर ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है तो भाई आपका यस सर, CI2 यस सर। यानी ये एंगल जो बनेगा और CBI1 ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये पूरा एंगल बराबर होगा ना इसके, ये दोनों एंगल बराबर हो गए। यानी एक्चुअली ये एंगल बनेगा आपका बीटा प्लस 2 अल्फा। बढ़े आगे। यस सर। यस सर। अब आप इस लॉजिक को फॉलो करेंगे, देखो इस लॉजिक को फॉलो करेंगे। अब दो से ज्यादा इमेज बना नहीं सकते इसमें, दो से ज्यादा बनाएंगे तो आप समझ लो इतनी लाइनें बन जाएंगी उसके अंदर के अब एंगल दिखने मुश्किल हो जाएंगे आपको। कंप्यूटराइज होता है तो आप एनिमेशन के थ्रू दिखा सकते हो इसको, अगर ये चीज कंप्यूटराइज हो तो एनिमेट करके दिखा सकते हैं, बट पेपर पर हमने दो ही रे दिखाई है, दो रिफ्लेक्शन दिखाए हैं।
अब इसका तीसरा रिफ्लेक्शन, चौथा रिफ्लेक्शन दिखाएंगे तो यहाँ पर इतनी ज्यादा लाइनें बन जाती हैं कि आपको ये एंगल्स दिखने बंद हो जाते हैं। बट एक बात समझ में आ गई, एक बात ये समझ में आ गई, देखो क्या, सबसे फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए हम ऑब्जेक्ट किसको मान रहे थे? फर्स्ट रिफ्लेक्शन, जो पहला वाला रिफ्लेक्शन हुआ है, इसका नंबरिंग कर देते हैं। ये आपका फर्स्ट रिफ्लेक्शन है और यहाँ पर सेकंड रिफ्लेक्शन है। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए रेज कहां से आ रही हैं? फर्स्ट रिफ्लेक्शन पे से पहले, बिफोर द रिफ्लेक्शन एट पॉइंट नंबर 1, रेज का सोर्स क्या था? कहां से वो रेज आ रही थी? तो द रेज वर कमिंग फ्रॉम ओ, द रेज वर कमिंग फ्रॉम ओ, और वो पॉइंट ओ CM1 से कितने एंगल पर था? तो CM1 से उसका एंगल बन रहा था अल्फा। तो रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनी वो उतने ही एंगल पर दूसरे तरफ बन गई। फिर सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए, सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए जो रेज CM2 के ऊपर जा रही हैं, ये वाली रे और ये वाली रे जो CM2 पर स्ट्राइक हो रही है, ये दोनों रेज एक तरीके से पॉइंट I1 से आ रही हैं, और पॉइंट I1 मिरर CM2 से कितने एंगल पर है? ये जो CM2 वाला मिरर है वहां से I1 तक का पूरा एंगल देखें, अगर इस CM2 से I1, तो ये 2 अल्फा प्लस बीटा। तो जब यहां से रिफ्लेक्शन होगा तो इतने ही एंगल पीछे जाकर के इमेज बनेगी। एक बेसिक लॉजिक है ये, सिमेट्रिक के हिसाब से हो रहा है ये, कि रेज जिस पॉइंट से आ रही हैं वो पॉइंट रिफ्लेक्टिंग मिरर से जितने एंगल पर होगा, रिफ्लेक्शन के बाद भी आप सेम एंगल पर इमेज पाओगे। इन दो रेज के लिए, ये वाली रे और ये वाली रे, इन दोनों रेज का रिफ्लेक्टिंग मिरर है CM2, ये दोनों CM2 से रिफ्लेक्ट होंगे, रिफ्लेक्टिंग मिरर इज CM2। तो ये दोनों रेज I1 पॉइंट से आ रही हैं, तो I1 का एंगल फ्रॉम CM2 जो बनेगा, उतने एंगल CM2 के दूसरे साइड रिफ्लेक्शन के बाद की इमेज बनेगी। मतलब कुल मिलाकर के ऑब्जेक्ट और इमेज का मिरर से जो एंगल बनेगा वो सेम बनना चाहिए। ये उसी स्टेटमेंट को कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट इमेज अगर मिरर से सेम डिस्टेंस पर हैं तो वो सेम एंगल भी बनाएंगे। फिर आपको आगे बात ये वाली समझ में? यस सर। एंगल वाला कंसेप्ट अब लगाओ, फॉलो करो, बस यही एक कंसेप्ट था। अब इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, देखो कैसे। तो देखिए, हम दो मिरर्स यूज करने जा रहे हैं एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मान लेते हैं 2 मिरर्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री यूज करेंगे। तो M1 M2 और इनका सेंटर पॉइंट, और यहाँ कहीं पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो एक O, और ये ऑब्जेक्ट M1 वाले से मान लो 20 डिग्री एंगल पर है, 20 डिग्री पर, और M2 वाले से ये 40 डिग्री पर है, टोटल 60 डिग्री एंगल है। फॉर्मूले से आप इसकी इमेज निकाल सकते हो 360 बाई थीटा वाले फॉर्मूले से। n इक्वल टू 360 बाई थीटा, वो 6 आ जाएगा। और वहां पर एक फॉर्मूला ये होता है कि इवन नंबर जब आ जाता है आपका 360 बाई थीटा में, तो उसमें से 1 लेस कर देते हो और नंबर ऑफ इमेजेस मिल जाएंगी यहाँ पर। लेकिन वो याद करने वाली बात हुई, ये समझने वाली बात हुई। देखिए एक और बात समझा रहा हूँ आपको, इस बात को आप अपने लेवल से प्रूफ करके देखना। CI1 CO और CI2 बराबर होंगे। CO इक्वल टू CI1 इक्वल टू CI2। आप लोग कितने लोग हो जो आपको लग रहा है कि ये गलत लिखा जा रहा है, और कितने लोग हैं जिनको लग रहा है कि नहीं ये सही लिखा जा रहा है? अगर ये अल्फा सर ये सही अल्फा है। है, ये डिस्टेंस बराबर है, हाँ जी, और ये CA कॉमन डिस्टेंस है, तो जो डिस्टेंस आपका C से O का बन रहा वही डिस्टेंस आपका C से I1 का बन रहा। इसका मतलब फिर वही बात होगी कि जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेजेस हैं उनका लोकस एक सर्कल बनेगा। तो सबसे पहले आप एक काम करें, CO को रेडियस मानिए, और CO को रेडियस मान करके एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करो। मेरे पास तो कंपास नहीं है तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, मैं बाय हैंड ही ड्रॉ कर लूंगा इसको। बट आप लोग अगर हो तो आप एक परफेक्ट सर्कल बनाएं, सेंटर मानिएगा पॉइंट C को और रेडियस मानना है CO को। तो एक सर्कल बनाओगे, जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो सब इस सर्कल पे ही होंगी। मैं तो एक रफ सर्कल बनाया मैंने, आप प्रॉपर सर्कल बना सकते हो C को सेंटर मान करके।
तो ऑब्जेक्ट और सारी इमेजेस सब इस सर्कल पर मिलेगी आपको, जितनी भी इमेजेस आप देखोगे वो सब इसी सर्कल पर कहीं ना कहीं होंगी। अब कहाँ कहाँ होंगी ये देखना है मेरे को कि वो इमेजेस इस सर्कल पर कहाँ है। तो इसके लिए मैं एक और कंस्ट्रक्शन पार्ट करने जा रहा हूँ कि जो लाइन सीओ है उसको आप एक्सटेंड कर दें, या बाद में कर लेंगे। चलिए देखो, सबसे पहले इमेजिन करो, इमेजिनेशन पे जाना है आपको, इमेजिनेशन पे। और कंसेप्ट यही वाला है कि ऑब्जेक्ट से पहली रे M1 पर गई, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से फर्स्ट रे M1 पर गई, उसकी इमेज कितने एंगल इधर जाके बनेगी? लॉजिक पीछे समझा दिया आपको। कहां पर बताओ भाई? सर सी से 40 डिग्री एंगल 20 डिग्री। तो यहाँ पर आप एक इमेज दिखाओगे, मतलब 20 डिग्री एंगल पर। ये जो इमेज बनाओगे, ये इमेज होगी बाय फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट M1, फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट M1। जो लाइट M1 पर पहली बार रिफ्लेक्ट होगी उसकी इमेज बनेगी, ये I1 हो गई। अब मैं रे नहीं दिखाऊंगा फिर से, बिल्कुल बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स बनते हैं, बट इसका रेफरेंस हमेशा लेते रहेंगे कि कोई रे M1 पर आएगी तो M1 से रिफ्लेक्ट होकर 20 डिग्री पर इमेज बन जाएगी। अब जो रे M1 से रिफ्लेक्ट हो गई, वही रे M1 से रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम रे M2 पर जाकर के रिफ्लेक्ट होगी। तो मैं, आप रे तो नहीं दिखा रहे हो बट आप इमेजिनेशन कर रहे हो, रे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, बट आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई रे यहाँ से M1 पर आई होगी और M1 से रिफ्लेक्ट होकर के M2 पर गई होगी। अब M2 से जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी? जब वो रे M2 से रिफ्लेक्ट होगी तो पीछे आप ही आपने कंसेप्ट पढ़ा था, कहां पर बन रही थी वो? यहां से मिरर M1 से जो रिफ्लेक्शन हुआ था वो अल्फा एंगल पे था, और मिरर M2 से जब रे का रिफ्लेक्शन हुआ तो M2 के कितना पीछे जाकर के, M2 से कितने एंगल पर इमेज बन रही है वो? तो M2 के 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर कितना बनेगा बताओ? यहाँ पर कितना बनेगा? 80 डिग्री होगा सर सी M1 से 140 डिग्री बनेगा सर। मतलब Yes. CM2 से 80 डिग्री पीछे, यस Yes, सर sir. यस CM2 से 80 डिग्री पीछे जाना पड़ेगा आपको। चले गए? CM2 से 80 डिग्री पीछे कहीं, यहाँ पर कहीं, ये I2, ये CM2 से 80 डिग्री। दिस इज नाउ इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। उसमें 2 रिफ्लेक्शन में पहले M1 पे हुआ है और M1 से M2 पर हुआ है, 2 रिफ्लेक्शन हो गए। इसमें सिर्फ एक रिफ्लेक्शन हुआ था M1 पे। अब मैंने रे डायग्राम कंस्ट्रक्ट नहीं किया, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा इसमें। कोई रे पहले M1 पर रिफ्लेक्ट हुई, फिर वो M2 से रिफ्लेक्ट हुई, M2 के बाद फिर वो M1 पर आ गई। अब इसको डायग्राम दिखा नहीं रहे, बट M2 से रिफ्लेक्ट करके कोई रे फिर M1 पर जाएगी। तो अब आप सीधा सीधा ये देखा करो, इसका सीधा सा कंसेप्ट लगाओ ऑब्जेक्टिवली, बहुत हो गया इतना। अब इसके बाद रिफ्लेक्टिंग मिरर कौन होगा? कहां से रिफ्लेक्शन होना है? M2 से रिफ्लेक्शन होना है कि M1 से होना है? M1 तो M1 से कितने एंगल पर है ये पॉइंट? ये पॉइंट M1 से टोटल कितना एंगल दिख रहा है? 140 डिग्री 140 तो आप M1 से 140 डिग्री पर एक और इमेज दिखाओ, M1 से 140 डिग्री। 180 होगा तो 140 कहाँ जाएगा यार? ये पूरा 180 यहाँ, इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो 180 बन जाएगा। और M1 से 140, ठीक है, ये 140 यहाँ कहीं पर आ जाएगा, मान लो 140 प्लस 60 200 हो जाएगा, वो क्रॉस कर जाएगा, यहीं कहीं पर होगा I3। देखना भी पता ना, M1 से हमारा ये एंगल 140 बन रहा है। ठीक, अब ये कौन सा केस हुआ? पहली रे M1 पर गई थी, M1 से M2 पर गए, M2 से फिर M1 पर आ गए। ठीक, अब इसका रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? इस रे का रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? M2 से तो ये M2 से कितने एंगल पर है? सर 200 यानी गलत डायग्राम बन गया है, यानी एक्चुअल में उस लाइन के पीछे जाएगा फिर। ये सर पीछे रह रहा हो इसके। वो गलत डायग्राम बन गया, कोई बात नहीं, चलो वो कंफ्यूजन था। 140, हाँ, ये एक्चुअली ये जो M2 की लाइन एक्सटेंड की है ना हमने,
ये I3 यहाँ नहीं बनेगा, काट सर देना सर इसको, क्योंकि कंफ्यूजन हो अगर रहा है। ओसी से लेते तो सर वो तो सर ओसी से 200 डिग्री 140 हो गया बनता ना। हाँ है। बच्चा, ठीक है बच्चा, गड़बड़ हो गया यहाँ पर, I3 यहाँ बन रहा है, सॉरी, ये पूरा 140 आ रहा है। अब ठीक है ना? यस यस ठीक। तो अच्छा, फिर अब I3 का रिफ्लेक्शन होना किससे है? I3 का रिफ्लेक्शन किससे होना है? अब किससे होना है? इसके बाद उसका रिफ्लेक्शन किससे होना है? M2 मतलब से I3 वाला, आप M1 से M2 पर गए थे, M2 से वापस M1 आ चुके हो, अब कहाँ जाओगे? M1 के बाद अब कहाँ जाओगे? M2 M2 पर फिर से, मतलब अब इस रे का एक बार और रिफ्लेक्शन होगा M2 से। तो अब ये M2 से कितने एंगल पर है? M2 से कितने एंगल पर है ये I3 वाली चीज? 200 200। क्या रिफ्लेक्शन पॉसिबल है? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि I3 जो है वो M2 की बैक साइड पे चला गया? जिधर वो पॉलिश है, प्लेन मिरर एक साइड से तो रिफ्लेक्शन कर सकता है। यस प्लेन मिरर क्या है? सिंपल ग्लास है, एक तरफ पेंट लगा देते हो, तो रिफ्लेक्शन तो एक ही साइड से कर सकते हो ना, कि पेंट वाली साइड पे भी जाके खड़े होकर रिफ्लेक्शन होगा। तो M2 का रिफ्लेक्टिंग साइड ये है, दूसरी साइड वो नॉन रिफ्लेक्टिंग है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पर चला जाए तो क्या उसकी इमेज बनेगी? मतलब घर में जो ड्रेसिंग मिरर है उसके पीछे चले जाओ, तो क्या वहां से भी इमेज बन जाएगी आपकी? आपको हमेशा ग्लास वाली साइड पे जाना पड़ेगा। तो ग्लास वाली साइड ये है, और दूसरे साइड उसके पीछे पेंट होता है, मिरर्स के पीछे पेंटिंग होती है, पेंट कर देते हो आप उसको। तो एक्चुअली I3 पेंट वाले साइड पे चला गया, अब इसकी कोई इमेज नहीं बनेगी। मतलब अब ये लास्ट रिफ्लेक्शन था, इसके बाद अब रिफ्लेक्शन नहीं होंगे। दिस इज नाउ लास्ट। बट ये कहानी हुई है जब आपने पहली बार रिफ्लेक्शन M1 से स्टार्ट किया है। अब उल्टा करो, अब आप M2 से स्टार्ट करो। पहले रे को M2 पर लेके जाते हैं, उल्टा चलते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट से पहले M2 पर चलो। तो जब ऑब्जेक्ट से पहले M2 पर चलोगे, ये तो पहले M1 पर आए थे, अब सुनिएगा, अब आप ऐसे चलिए, पहले M1 पर जाएं, मतलब ऑब्जेक्ट से पहले M1 मिरर पे जाएंगे, M1 मिरर से फिर M2 मिरर पर आएंगे, M2 मिरर से फिर M1 पे जाएंगे, और ऐसे चलेंगे। तो पहले O से M2। तो जब ऑब्जेक्ट से M2 पर रे जाएगी, M2 से रिफ्लेक्ट होगी, तो 40 डिग्री पर जाकर के उसकी इमेज बन जाएगी, क्योंकि 40 डिग्री पर ऑब्जेक्ट है। इसको दिखा देंगे I4। ठीक, ये रिफ्लेक्शन एट M2 40 डिग्री पर। फिर M2 से रिफ्लेक्ट करके वापस M1 पर आएंगे। तो अब I4 वाले पॉइंट की इमेज M1 से बनाएंगे, और M1 से ये टोटल कितने एंगल पर है? तो 40 प्लस 100 40 डिग्री। प्लस 20, तो 100 डिग्री। अब M1 से 100 डिग्री, M1 से 100 डिग्री तो इधर ही आएगा, फिर मेरे ख्याल से ये तो इधर ही आएगा 100%। I5, तो I5 आप दिखाओगे M1 से 100 डिग्री पर। यानी ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट से M2 पर गए थे, M2 से M1 पर आ गए, अब M1 से फिर M2 पर जाएंगे। पहले O से M2 गए, M2 से फिर वापस M1 आ गए, अब इसके आगे चलो, अब M1 से फिर M2 पे चलो। अब ये M2 से कितने एंगल पर हो गया? ये पॉइंट I5 वाला पॉइंट M2 से कितने एंगल पर हो गया? 100 प्लस 20 प्लस 40, 160। तो 160 M2 की बैक साइड पर एक और इमेज बनेगी, और एक्चुअल में M2 से 160 डिग्री एंगल जब बनाओगे ना M2 से, तो I3 वाला ही पॉइंट आ जाएगा आपका। 160 M2 के साइड से देखो, ये 140 है, इधर 160, 300, और बीच में ये 60, टोटल 360 हो गया। यानी M2 से 160 डिग्री पे जब जाएंगे तो I3 पे ही जाकर के एक और इमेज बनेगी, I6 वाली इमेज बन रही है O से M2, M2 से M1, और वापस M1 से M2 जाने पर। बस, अब इसके बाद इमेजेस नहीं बनेगी टोटल। यानी कुल मिलाकर के 6 इमेजेस बनी, जिसमें से 2 कोइंसाइड कर गई। आंसर बता दो क्या आएगा, काउंट क्या बनेगा इसका? 5 5 अब वो 5 लोकेट भी हो गई हैं, 5 हो भी गए, और 5 की लोकेशंस भी मिल गई आपको, कहाँ कहाँ पर। इस मिरर से कितने कितने एंगल पर इमेजेस बनेंगी, इस मिरर से कितने कितने एंगल पर इमेजेस बनेंगी, उनको प्रॉपरली लोकेट कर दिया गया है कि कौन सी इमेज कहाँ पर है।
बट ये ऑब्वियसली बहुत लेंदी प्रोसेस है, आई मीन है तो लेंदी प्रोसेस ही, क्योंकि इतना करने के लिए तो इसको हम लोग चार्ट के फॉर्म में करते हैं आगे से, इसको बार बार ऐसा नहीं करते हैं, बस इसको आप एक चार्ट के फॉर्म में करते हो और वो भी समझाते रहे कैसे होगा, क्योंकि बार बार ये डायग्राम बनाना एक तो टफ है और ऊपर से थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपका ब्रेक हुआ नहीं कि गए। तो देखिए एग्जांपल के फॉर्म में कैसे करेंगे ना इसको। अब आप डायग्राम ना बनाएं, आप उसकी जगह टेबल्स बनाएं। डायग्राम बनाने की जगह हम लोग टेबल्स बनाते हैं। M2, M1 और मान लो ऑब्जेक्ट और कोई भी रैंडम सा एंगल चूज कर लो यहाँ पर अब, ठीक है जी, 35 डिग्री और ये 25 डिग्री मान लेते। आप अपने हिसाब से स्टार्ट करो। सबसे पहले आप ये स्टार्ट करो, ऑब्जेक्ट से आप M1 पे जाओ, ऑब्जेक्ट से M1, ऑब्जेक्ट से पहले M1 पे जाएंगे, M1 से फिर M2 जाएंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, इस तरीके के चार्ट बनाते हैं M1 M2 करके। आप ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करो, ऑब्जेक्ट से जब पहले M1 पर जाओगे तो कितने कहां पर इमेज बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट से हम पहले M1 पर जाएं, मतलब 35 अगर कोई रे ऑब्जेक्ट से M1 पर है तो वो 35 डिग्री बिहाइंड M1, M1 के पीछे होगी वो। समझ पा रहे हैं? यस सर। तो मेंटल इमेज तो बनानी पड़ेगी आपको कि ऑब्जेक्ट से कोई रे M2 पर M1 पर आई होगी, रिफ्लेक्ट करके वो M1 के नीचे 35 पर आई होगी। अब उसका रिफ्लेक्शन आपको M2 पर दिखाना है, तो वो कहां जाएगी इमेज? 95 95 M2 के पीछे, M2 से पीछे की तरफ 95। अब इसका रिफ्लेक्शन M1 से होना है, तो ये कितने एंगल पर होगा? M2 से 95, M2 से 95 अगर आप पीछे सब हो 155 150 तो 155 ये M1 के पीछे है, ध्यान रखना। अब इसका रिफ्लेक्शन M2 से होना है, तो ये पॉइंट M2 से कितने एंगल पर है? सर 215 200, मतलब ये पॉइंट जिसका रिफ्लेक्शन M2 से होना है, M2 से 180 डिग्री से ज्यादा एंगल पर है, यानी कि ये M2 के ग्लास वाली साइड पर है या M2 के पेंट वाली साइड पर है? पेंट M2 वाली मेरे पेंट वाली साइड। बस इसमें कुछ नहीं होगा, नथिंग। अब आप पहला रिफ्लेक्शन M2 पर लेके आते हैं। अगर लाइट पहले M2 पर गई होती तो 25 डिग्री M2 के पीछे चले जाते। अगर कोई रे M2 पर जाती, M2 से रिफ्लेक्ट होती तो यहाँ पर 25 डिग्री पर इमेज बनती। उसका रिफ्लेक्शन अब M1 पे दिखाएंगे 85 डिग्री, वो M1 के पीछे होता। इसका रिफ्लेक्शन फिर M2 से दिखाओ, कहाँ बनेगा? बोलो भाई। 145 डिग्री। 145 145 M2 के पीछे हो, M2 से 145 पीछे की तरफ है थे। तो ये M1 से कितने एंगल पर हो गया? क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन अब तो M1 से ही होगा ना। 205 तो कराओगे इसका रिफ्लेक्शन M1 से 205 डिग्री पर कोई पॉइंट होगा तो रिफ्लेक्शन कराओगे उसका? नो सर मतलब ये M1 के पेंट वाली साइड पर चला गया, नथिंग। बस। तो 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। अब देखो आखिरी वाली, ये 155 बिहाइंड M1 है और 145 बिहाइंड M2, क्या ये दोनों कोइंसाइडिंग पॉइंट नहीं है? यस सर। यस सर। M1 से आप 155 डिग्री चलो पीछे की तरफ और M2 से 145 डिग्री चलो पीछे की तरफ। तो M2 से 145 चलो, M1 से 155 चलो, क्या दोनों सेम पॉइंट्स पर नहीं पहुंच जाओगे आप? यस यस सर। क्योंकि 155 प्लस 145 और प्लस ये टोटल एंगल देखो, टोटल कितना बन कितना है ये? 360 तो इधर से 155 और इधर से 145 एक्चुअली कॉमन पॉइंट है ये। इसका मतलब आखिरी की जो दो इमेजेस है ये कोइंसाइड कर रही हैं।
तो अब कितनी इमेज बोली जाएगी इसमें? 5. 5. 5। यही इसका फाइनल आंसर है, क्योंकि स्टिल द एंगल बिटवीन द मिरर्स इज 60 डिग्री, टोटल एंगल 60 है। और यही फॉर्मूला बनता है आपका कि इफ थीटा एंगल बिटवीन मिरर्स है और 360 अपॉन थीटा की वैल्यू अगर n है और n कोई इवन इंटीजर है, जैसे यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ इमेज आप फॉर्मूले से भी कह सकते हो, ये तो प्रोसेस बता दिया गया, उसका फॉर्मूला निकाल लो, n-1 इमेजेस बनेंगी यहाँ पर, इसको फॉर्मूले से कह सकते हो। तो आगे चाहो तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, फॉर्मूले से काउंट आ जाएगा, लेकिन आप ये नहीं पता लगा पाओगे ना कि कौन सी इमेज कहाँ बनी हुई है, ये नहीं निकाल सकते आप। उसको निकालने के लिए आपको यही प्रोसेस चाहिए होगा। अगर लोकेशन पूछी जाए कि कौन से इमेज की लोकेशन कहाँ पर है, तो वो फिर यही मेथड है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इससे काउंट करेंगे। एग्जांपल लो, M1 M2 फास्ट करिएगा। ऑब्जेक्ट इधर 36 डिग्री एंड 36 डिग्री। और एक्चुअली एक आप पैटर्न शायद समझ ही नहीं पा रहे हो, पैटर्न अगर ध्यान से देखोगे तो जानते हो क्या हो रहा है। सर बार बार सर वो थीटा प्लस हो जा रहा है सर उस पे। 35 में कितना ऐड कर रहे हो 85 के लिए? 60 35 में 85 लाने के लिए 50 और 85 में 155 लाने के लिए 70. इन एंगल्स के डबल ऑल्टरनेट में ऐड कर रहे हो। जैसे प्लेन मिरर में 2d1 2d2 ऐड कर रहे थे, देखिए M1 के बाद M1 से कितना एंगल बन रहा है 35, तो पहले 35, फिर दूसरे वाले एंगल का डबल ऐड किया आपने, फिर इधर वाले एंगल का डबल ऐड किया, जो प्लेन मिरर में पैटर्न बन रहा था। प्लेन मिरर में ये पैटर्न डिस्टेंस के साथ बन रहा था कि D1 था M1 से, तो पहली इमेज तो D1 पे आएगी, उसके बाद ऑल्टरनेट 2D2 2D1 2D2। तो यहाँ डिस्टेंस ऑल्टरनेट करके डबल डबल ऐड कर रहे थे, यहाँ एंगल को ऑल्टरनेट करके डबल डबल ऐड कर रहे हो। अब देख लो पहला एंगल कितना बन रहा है। ऑब्जेक्ट O M2 से डायरेक्ट 25 पर है, तो पहले 25 है, तो पहला एंगल 25, अब दूसरे वाले एंगल का डबल 35 का डबल 70 ऐड किया इसमें आपने, फिर वापस 25 का डबल 50 ऐड किया। पैटर्न यही बनता है, सब आप चेक कर सकते हो कई चीजों से। बताओ भाई कहाँ बनेगा आंसर इसमें? सर M1 के लिए 36 108 एंड 180 और M2 के लिए भी 36 108 180। पहले M1 पर गए तो 36 हो गया बिहाइंड M1, ये जो 36 है ये M1 के पीछे है, यानी कि M2 से 108 हो गया, तो दिस इज नाउ 108 बिहाइंड M2। 108 बिहाइंड M2 is 180 from M1, this is 180 from M1, इसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक मिरर है और आप उसी के लाइन में जाकर के पॉइंट रख दो, तो क्या कोई रे रिफ्लेक्ट करके जा पाएगी इससे? एक ऑब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट रखोगे तो समझ आता है कि ये ग्लास के ऊपर जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ या पेंट वाले साइड पर ऑब्जेक्ट रखोगे तो इनके रिफ्लेक्शन कहाँ से दिखाओगे? इधर की तरफ रिफ्लेक्शन नहीं होता। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि मिरर से 180 डिग्री पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और 180 से ज्यादा है फिर तो फिर बात ही नहीं बनती कोई। तो ये जो 108 है ना, दिस इज 180 फ्रॉम M1, इसके आगे रिफ्लेक्शन नहीं होगा। और ऐसे ही इधर से 36 और 108, इसके आगे कुछ नहीं होगा। टोटल कितनी इमेजेस दिखाएंगे? काउंट करके बताएं, नंबर ऑफ इमेज कितनी हुई यहाँ पर? 2 2 4। और चेक करा देते हैं, आखिरी टाइम में एक और देख लो। ऑब्जेक्ट 50 डिग्री और मान लो यहाँ पर 72 है ना, तो 22 डिग्री वैसे मान लो। चलो जब ऑब्जेक्ट से M1 पर जाएंगे तो सबसे पहले 22 डिग्री बिहाइंड M1,
22 degree behind M1 is 22 plus 22 plus 50. 104. 94. 94 behind M2. 94 behind M2. M1 से कितना हुआ वो? 94 1 94 प्लस ये 72 ऐड करो सर 166. तो 166 डिग्री इसका रिफ्लेक्शन तो होगा. 166 का अगला रिफ्लेक्शन, इसका आसान सा लॉजिक आप ऐड करते रहो. 166 तक आ गए, अब इसमें फिर 72 ऐड करके देखो. अगर 180 क्रॉस हो रहा तो बंद कर दीजिए, कुछ नहीं करना आपको, ऑल्टरनेट चलते रहो. और ऑल्टरनेट में तो आप यही वाला एंगल ऐड कर रहे हो यार. 22 में 72 ऐड किया, 72 में इसमें फिर 72 ऐड किया, अब इसमें फिर 72 ऐड करो. अगर 180 को एक्सीड कर रहे हैं तो नो लिख देना, ऑब्वियसली कर जाओगे. 166 प्लस 72 नो हो गया, क्योंकि 180 से ज्यादा पर नहीं जा सकते आप. और इधर से चलो, पहले 50 प्लस 72, 122. 50 प्लस 72, 122 प्लस 72 कितना हो जाएगा? नो रिफ्लेक्शन. No. तो कर दीजिए आगे. बस सीधा सा रूल है यार, आप ऑल्टरनेट पर एंगल ऐड करते जाओ. 180 क्रॉस करके आगे नो कर दीजिए, बस बंद हो जाएगा वहां पर. कितने हो गए अब ये? 5. दो. 5. और आखिरी के दो एंगल ऐड करो, लास्ट के दो एंगल ऐड करो, और प्लस 72. अगर ये 360 बन रहा होगा, आखिरी के ये दो एंगल और प्लस मिरर्स के बीच का एंगल, अगर ये मिला करके 360 बन रहा होगा, तो उसका ये मतलब होगा कि ये दोनों कोइंसाइड कर रहे होंगे, तब आंसर 4 हो जाएगा. बट अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 166 प्लस 94 और प्लस 72 तीनों का सम 332 आएगा. 360 तो नहीं आ रहा, मतलब कोइंसाइडिंग पॉइंट नहीं है ये. इसका मतलब ये 5 इमेजेस हैं. अब इसमें फॉर्मूला क्या बना, देखो. टोटल एंगल यहाँ पर कितना है? टोटल एंगल यहाँ 72 डिग्री है, और टोटल एंगल यहाँ पर भी 72 डिग्री है. टोटल एंगल दोनों तरफ 72 है, तो 360 अपॉन 72 5 आएगा. 360 बाई 72 करोगे तो 5 आएगा. तो अब फॉर्मूला ये बन जाएगा कि 360 अपॉन थीटा, अगर n है और n कोई ऑड नंबर है, ऑड इंटीजर, जैसे यहाँ 5 आ रहा है, तो इसके दो केसेस बन जाते हैं. अगर ऑब्जेक्ट दोनों तरफ से बराबर एंगल बना रहा है, मतलब M2 से और M1 से सेम एंगल पर है, 36 तो 4 हो गए. और अगर ऑब्जेक्ट दोनों तरफ से डिफरेंट एंगल बना रहा है तो 5 हो गए. यानी कुल मिलाकर के n-1 होगा अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है फ्रॉम M1 एंड M2 बोथ, मतलब दोनों से बराबर एंगल पर रखा है तो. अदरवाइज आंसर n होगा इफ अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकल है तो आप सिर्फ n कर दो, अलग अलग एंगल पर है तो 360 अपॉन 72 5, आंसर भी 5 है. 360 अपॉन 72 4, 360 अपॉन 72 5, बट क्योंकि ये बराबर एंगल था तो 5 में से एक कम करके आंसर है 4 इमेजेस. अगर फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो फिर एक फॉर्मूला यहाँ पर, एक फॉर्मूला अब ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला आ गया ये. तो प्रोसेस भी समझ लो, प्रोसेस सही फॉर्मूला आएगा. फॉर्मूला अपने आप को सपने में देखकर तो आएगा नहीं कि रात को सोते समय फॉर्मूला आ गया. फॉर्मूला भी तो बना करके ही आया होगा ना, ड्रॉ कुछ प्रूफ करके ही आया होगा वो भी. तो फॉर्मूले का बेस ये है, कहाँ से है. अब इसको जल्दी से ट्राई करके, और एक लास्ट आप आंसर देंगे, अब इसको समझिएगा, इसमें जल्दी, उसमें टाइम ना लगाना, आप मुश्किल से 30 सेकंड्स पे आंसर आना चाहिए आपका. देखें, M1 M2 और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखो आप, और ये एंगल दोनों तरफ से जो है वो 25 मतलब टोटल 50 डिग्री एंगल है. करें इसको जल्दी से, क्या आंसर बनेगा. और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, पहले वाले का आप देख लो क्या आंसर बनता है. और
इसको M1 कर दें, इसको M2 कर दें, फर्क नहीं पड़ता ना। इसको 28 कर लेते हैं। सर पहले वाले का 8 है। यस सर, पहले वाले के 8 है। ये सर 8 है। मैं देखो सीधा 25 से स्टार्ट करो। 25 प्लस 50 75 प्लस 50 125 प्लस 50 175 प्लस 50 180 क्रॉस हो जाएगा। नो, फिर 25 से स्टार्ट किया। प्लस 50 75 प्लस 50 125 प्लस 50 175 प्लस 50 1 मोर देन 180। नो, 8 हो गए। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि लास्ट के दो एंगल्स का समेशन और एंगल बिटवीन मिरर 360 नहीं होना चाहिए, वो नहीं आएगा। 175 प्लस 175 प्लस 50 360 नहीं है, तो आंसर इज 8। उधर वाले बताओ। तो 28 से स्टार्ट करो प्लस टोटल 56 है ये। कितना होगा फटाफट बोलो यार इसमें। 28 प्लस 56 84 प्लस 56 प्लस 56 140 प्लस 56 नो कर नो दीजिए, 180 क्रॉस हो जाएगा। फिर यही सीधे हो जाएगी। 28 से फिर इधर 84 आओगे, 84 से फिर इधर 140 जाओगे और फिर इधर सिमेट्रिकल बनेगा ना, दोनों तरफ एंगल तो एक ही है। कितनी इमेजेस हो गई यहाँ पर? 6। ये फॉर्मूला आसान है, बिल्कुल आसान सा तरीका, समझने के बाद आसान हो जाएगा। आप ये बड़ी स्पीड में कर सकते हो आराम से। हाँ जी सर, फर्स्ट वाले में तो फॉर्मूला वैलिड ही नहीं होगा ऊपर वाले। तो एक्चुअली आंसर इंटीजर नहीं आ रहा ना, वो इंटीजर्स के केस में या फ्रैक्शन आ रहा है। तो अब ये तीसरा फॉर्मूला आएगा आपका कि अगर 360 अपॉन थीटा की वैल्यू n हो, लेकिन n जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा हो। जैसे आप करो ना, यहाँ 50 डिग्री एंगल है, 360 अपॉन 50 करो, कितना आएगा? 360 अपॉन 50 करो 7.2 डेसिमल में आ रहा है, और यहाँ 56 है टोटल एंगल। ये कितना आएगा? 360 को 56 से डिवाइड करें तो एग्जैक्टली नहीं आएगा, बट मेरे ख्याल से 6 पॉइंट समथिंग आएगा। 6.4। चलो 6.4 आ गया। तो ये फ्रैक्शंस वाले आंसर हैं। तो अगर 360 बाय थीटा n है और n फ्रैक्शन है, और साथ में कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ से बराबर एंगल है, तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू नियरेस्ट इवन इंटीजर। नियरेस्ट इवन इंटीजर, ये तीसरा फॉर्मूला है। जैसे कि 7.2 का नियरेस्ट इवन नंबर कौन सा आएगा? नियरेस्ट इवन नंबर 8 और 6.4 के नियरेस्ट इवन 6 तो इसका 6 है, इसका 8 आंसर है। बट ये एंगल बराबर होने चाहिए। अब अगर ये एंगल भी बराबर नहीं होंगे तो उसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है एक्चुअली में। फिर आपको ना, फिर तो वो है कि आप इसी प्रोसेस से जिग करते रहो और आंसर लाते रहो। और ये प्रोसेस अब आसान हो गया। देखो इतनी देर इतना मेहनत कर लिया आपने, लेकिन इसके बाद ये आसान है। पहला एंगल लिखो, एंगल बिटवीन मिरर ऐड करते रहो तब तक, जब तक कि ऐड करके आप 180 को क्रॉस नहीं कर जाते। जब 180 क्रॉस हो जाए, नो लिख देना, वहां पर खत्म हो जाता है ये। अब समझ में आएगा आपको ये जो चल रहा सीक्वेंस? यस सर। ये आसान है, बड़ा काफी आसान है। इनफैक्ट आगे चल के तुम ये रियलाइज कर लोगे फॉर्मूले से ज्यादा आसान ये है, क्योंकि फॉर्मूले तीन हो गए। अब तो तीनों याद करो, या तो कि इवन आने पर ये फॉर्मूला, ऑड आने पर ये फॉर्मूला, और वो भी इंटीजर में। फ्रैक्शन आने पर ये फॉर्मूला, और फ्रैक्शन का चौथा केस बनता है अगर ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकल है, जिसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है। आई मीन उसका आंसर आपका रैंडम प्रोसेस पे आएगा, तो वो करके बताओगे कितनी इमेजेस बनेगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सारी इमेजेस सर्किल पे होंगी, इसका ध्यान रखना आप। ये सारी इमेजेस एक सर्किल पर लाई करेगी, और वो सर्किल का सेंटर ये होगा जो मिरर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। रेडियस ऑफ सर्किल CO होगा, और आप O से एक सर्किल बना सकते हो। और ये वो एंगल्स भी मिल चुके हैं कि M1 से कितने कितने एंगल पर इमेजेस बनेगी, M2 से कितने कितने एंगल पर इमेजेस बनेगी। और एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, और वो ये कहते हैं कि 3 आइडेंटिकल मिरर्स हों ट्रायंगुलर,
मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, 3 मिरर्स इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे होंगे और इनके सेंट्रॉइड पर ऑब्जेक्ट रखा हो तो कितनी इमेजेस बनेंगी? ऑब्जेक्ट एट द सेंट्रॉइड, इक्विलैटरल मिरर हो, 3 इक्विलैटरल मिरर, 3 मिरर्स फॉर्मिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी? तो अगर आप एक को हटा दें इसमें से कितनी बनेगी? 2 से कितनी बनेगी? 60 डिग्री बीच में एंगल बन रहा है इनके, 60 डिग्री का अभी हम लोगों ने चेक किया 5, तो इन 2 से 5, इन 2 से 5, इसको हटा दीजिए फिर 5, इसको हटा दीजिए 5, तो इन 2 के कॉम्बिनेशन से 5, इन 2 के कॉम्बिनेशन से 5, इन 2 के कॉम्बिनेशन से 5, टोटल 15 इमेजेस बनेंगी। और आप किसी भी 2 को जब लेंगे ना, किसी भी 2 को, तो अब मैं इसमें हिंट करूंगा, आप सपोज इन दोनों मिरर्स को लेते हो तो आप एक सर्कल बनाओगे ऐसे, उस सर्कल पर 5 इमेजेस होंगी, इन दो के कॉम्बिनेशन की 5 इमेजेस यहां वाले सर्कल पर बनेंगी, टोटल 3 सर्कल बनेंगे, हर सर्कल पर 5 इमेजेस होंगी। अब आप देखिएगा कोई कॉन्साइड वनसाइड तो नहीं कर रहे हैं और मुझे कल बताइएगा नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती है इसमें टोटल। 5 5 5 15 तो होंगी, लेकिन हो सकता है उस 15 में से इस सर्कल के सर 12 कैसे, हाँ 12 आएगा, राइट। नंबर ऑफ इमेजेस 12 होंगी, 3 इमेजेस, मतलब इस सर्कल पर एक पॉइंट, इस सर्कल का एक पॉइंट और इधर, अब मैं ड्रॉ नहीं करना चाह रहा, 3 सर्कल बनाओगे, ट्रायंगल के वर्टेक्सेस जो होंगे वो सर्कल्स की सेंटर बनेंगी और ये सेंट्रॉइड से वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस बनेगा। तो इस सर्कल के कुछ पॉइंट्स, इस सर्कल के कुछ पॉइंट्स और यहाँ वाली सर्कल के कुछ पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाएंगे, तो 15 से कम होकर के आंसर कितना आ जाएगा? 12। बोलो जी, यस सर। हो गया? यस सर। ठीक है, देखो अभी से प्लेन मिरर का हो गया कंसेप्ट, अभी स्फेरिकल मिरर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आई मीन थोड़ा सा। ठीक है जी, चलिए, ओके सर। थैंक यू जी, चलो बाय थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू भाई, बाय बाय।